जय हिंद एवरीवन। मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़ और विक्रांत सीडीएस की इस बैच में मैं आपका स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर है 20 और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस। यानी कि लास्ट टाइम हमने जहां पे इस लेक्चर को एंड किया था, गांधी इरविन पैक्ट, वहां से लेके 1947 तक कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए थे, क्या उनका इंपॉर्टेंस है भारत के इतिहास में, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं और आज क्या क्या मेन कोर टॉपिक्स हमारे होने वाले हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर उसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडियन नेशनल आर्मी और लॉर्ड माउंटबैटन का प्लान, जिसके साथ ही भारत की आज़ादी तय हो गई थी। तो देर नहीं करते, शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, और वो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जब लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में पैक्ट साइन हुआ, तो उस पैक्ट के साइन होने की पीछे शर्त क्या थी? उसके पीछे शर्त यही थी कि गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए राजी हो जाएंगे। वो हो भी गए थे राजी, उन्होंने पैक्ट में साइन कर दिया था कि हाँ, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब चल रहा था तब एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो हो ही चुकी थी, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। तो उसके बारे में देख लेते क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी। पहला, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन लंडन बिटवीन नवंबर 1930 एंड जनवरी 1931 and was chaired by रामसे मैकडोनल्ड, जो कि was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट दैट टाइम। उस जमाने में वो ब्रिटिश पीएम, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। दिस वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस अरेंज बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस एज इक्वल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, इसमें एज इक्वल्स। अब तक जब भी ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में कोई डायलॉग हुआ तो उसमें इंडियंस को एक सब्जेक्ट के तौर पे लिया गया, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स और इंडियन लीडर्स को इक्वल्स के तौर पे बिठा के बात की जानी थी। यही वादा ब्रिटिशर्स ने किया था इंडियंस को, और इसीलिए उनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन में बुलाया था। द कांग्रेस एंड सम प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर्स रिफ्यूज्ड टू अटेंड इट, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, इसलिए कांग्रेस और कुछ महत्वपूर्ण बिजनेस ग्रुप्स ने और कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने भी इसको अटेंड करने से इनकार कर दिया था, इसको अटेंड नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी थी। इसीलिए उसका अटेंड ना करना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कंप्लीटली फेल बनाता था, फेलियर कॉज करता था उसका। द प्रिंसली स्टेट, मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा एटसेट्रा अटेंडेड इट. Nothing much was achieved at the conference. British government realized that the participation of the Indian National Congress was necessary in any discussion on the future of the constitutional government in India. कि अगर भारत में आगे कोई भी बदलाव करना है तो कांग्रेस पार्टी का उसमें सहमति, एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी थी, बहुत मासेज उनको फॉलो करते थे। और ऐसा कोई निर्णय ले लिया गया जिसमें कांग्रेस को लूप में नहीं रखा गया, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, तो वो निर्णय कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करेगी, प्रोटेस्ट करेगी, हर्डल्स डालेगी आगे चल के, उसमें तो मतलब ही नहीं है ऐसा कोई चेंज लाने से। और इसीलिए गांधी जी को मनाया था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को कहो कि वो अटेंड करे। बट जिस तरह से गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, जो हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, कांग्रेस खुद खुश नहीं थी कि वो इरविन पैक्ट क्यों साइन हुआ और क्यों हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं। बट फिर भी गांधी जी ने वादा कर दिया था, तब उनको अपने किए वादे को खुद तो निभाना ज़रूरी था, इसीलिए वो खुद जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। उनके साथ कांग्रेस का कोई और लीडर नहीं जाता है सिवाय सरोजिनी नायडू के, जो कि भारतीय स्त्रियों की प्रतिनिधित्व करते हुए वहां पे गई थी। The second roundtable conference was held in London from September 7, 1931 to December 1, 1931. There was a large number of Indian participants beside the Congress. The princely states, Muslim League, Justice Party, Hindu महासभा, सारे बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने इस मीटिंग को अटेंड किया था। The session got deadlocked on the question of minorities. Separate electorates were being demanded by Muslims, depressed classes, Christians and Anglo-Indians. जो separate electorates,
1909 में मुसलमानों को दिए गए थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत। उसी तरह के सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी रख दी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। और जो दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप्स थे उन्होंने भी एग्जैक्टली वही डिमांड रख दी कि हमको भी वैसे ही सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए जैसे कि मुस्लिम्स को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में दिए गए थे। अच्छा, गांधी जी यहाँ पे नाराज हो गए। गांधी जी इस बात से नाराज नहीं हुए कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की गई या एंग्लो इंडियंस के लिए या सिखों के लिए। वो इस बात से नाराज हो गए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग क्यों रखी, जबकि डिप्रेस्ड क्लासेस तो हिंदू धर्म का ही हिस्सा थे। तो गांधी जी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह कहना था कि हमारा आपसी मसला है, इसको अंग्रेजों के सामने मत रखो, वरना अंग्रेजों को डिवाइड करने के लिए एक और स्कोप मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द कंडीशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं माने और इसी मुद्दे पे एक डेडलॉक क्रिएट हो गया इंडियंस के बीच में ही। ब्रिटिशर्स तो बैठे हुए देख रहे थे सामने, उन्होंने तो पत्ता फेंक दिया था डिवीजन का, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, और अब भारतीय आपस में लड़ रहे थे। गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा कि अगर आप ये डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को वापस नहीं लोगे तो मैं तो नहीं अटेंड कर रहा इस मीटिंग को और मैं चला जाऊंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं माने, गांधी जी वहां से चले गए। एट all these came together in a minority pact. Gandhi ji fought desperately against the concerted move to make all constitutional progress conditional on the solving of this issue. The lack, अच्छा मतलब इस लाइन का मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ। अंग्रेजों ने कहा कि सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स तब होंगे जब पहले सेपरेट इलेक्टोरेट्स के मुद्दे को डिप्रेस्ड क्लासेस और दूसरी माइनॉरिटीज के लिए सॉल्व कर लिया जाएगा। गांधी जी ये कह रहे थे कि इस मुद्दे को आप बाद में रखो, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करो। बट अंग्रेजों ने बोल दिया नहीं, पहले ये मुद्दा सॉल्व होगा उसके बाद आगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात होगी। बस यहीं पे गांधी जी गुस्सा हो गए, नाराज हो गए और गांधी जी चले गए वहां से। The lack of agreement among the many delegates group meant that no substantial result regarding India's constitutional future would come out of this conference। और इसी के साथ में ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें गांधी जी भी गए थे ये फेल हो गई। गांधी जी के चले जाने की वजह से कोई अग्रीमेंट नहीं हो पाया और ये सेकेंड राउंड टेबल भी कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई। गांधी जी ने अंग्रेजों को थ्रेटन भी किया कि मैं भारत में वापस जाके फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करूंगा, लेकिन अंग्रेजों ने कोई कोताही नहीं बरती। जैसे ही महात्मा गांधी भारत में एंटर करते हैं उनको वहीं पे अरेस्ट कर लिया जाता है ताकि ये दोबारा भारत में कोई मूवमेंट लॉन्च नहीं कर सके। हालांकि गांधी जी कॉल करते हैं सेकंड सिविल डिसोबीडियंस की, लेकिन अब लोग भी जो है नाराज हो चुके थे क्योंकि लोग पहले भी गांधी जी को देख चुके थे कि उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से विड्रॉ किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी जब अपना मोमेंटम गेन कर चुका था तो गांधी जी ने इरविन के साथ पैक्ट साइन करके उस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया था। तो गांधी जी के कॉल के बाद भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा कभी भी मोमेंटम नहीं पकड़ पाता है, राइज नहीं हो पाता है। और इसी बीच थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड बिटवीन नवंबर 17, 1932 to December 24, 1932 was not attended by Indian National Congress and Gandhi ji। Obviously गांधी जी तो जेल में थे। It was ignored by most other Indian leaders also। इसमें बहुत कम पार्टिसिपेंट्स थे क्योंकि सभी को समझ में आ गया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से कुछ भी होना जाने वाला नहीं है। Apart from princely state representatives like Aga Khan III, Dr. Bhimrao Ambedkar, Mohammad Iqbal, M.R. जयकर, M.M. जोशी, सिर्फ इतने ही कुछ चुनिंदा रीजनल लीडर्स या सेकेंड थर्ड लाइन के लीडर्स फॉर एक्सेप्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मौजूद थे। अगेन लाइक इन टू प्रीवियस कॉन्फ्रेंसेस लिटिल वॉज अचीव्ड। द रिकमेंडेशन वेर पब्लिश्ड इन अ व्हाइट पेपर March 1933 and debated in the British Parliament afterwards based on the Government of India Act 1935 was enacted। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अटेंडेड ऑल द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कुछ खास अचीव नहीं होता है। एक पब्लिश होती है जिसको हम कहते हैं कि वाइट पेपर रिपोर्ट। ये वाइट पेपर रिपोर्ट जो होती थी ये सारे पॉलिटिकल एनालिसिस के बाद में कुछ रिकमेंडेशंस होते थे जिसे वाइट पेपर रिपोर्ट कहा जाता था। तो ये वाइट पेपर रिपोर्ट के बेसिस पे आने वाले आगे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का
फॉर्मेशन होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया था। लेकिन क्या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का कुछ भी नतीजा नहीं निकला? तो ऐसा नहीं है, कुछ नतीजा ज़रूर निकला। अंग्रेज़ों ने एक बड़ा प्रोविज़न यहाँ पे किया एंड दैट प्रोविज़न इज़ कॉल्ड एज कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड या फिर इसको रामसे मैकडॉनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। रामसे मैकडॉनल्ड, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उस ज़माने के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। तो जो नतीजा निकल के आया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से, उसे कम्युनल अवार्ड या रामसे मैकडॉनल्ड अवार्ड कहा जाता था। इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था? द कम्युनल अवार्ड क्रिएटेड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडॉनल्ड ऑन 16th of August 1932, also known as McDonald Award. It was announced after the Round Table Conference and extended the separate electorate to depressed classes now known as scheduled caste and other minorities. तो वो जो मुद्दा जिस पे गांधी जी और दूसरे लीडर्स के बीच में एक डेडलॉक क्रिएट हो गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में डेडलॉक क्रिएट हो गया था, वो पूरा हो गया। मतलब वो डेडलॉक पूरा नहीं हुआ, वो जिस वजह से डेडलॉक क्रिएट हुआ था वो वजह अब अमल में आ गई कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट जिसका गांधी जी विरोध कर रहे थे वो सारे माइनॉरिटीज़ को दे दिए गए, जो पहले सिर्फ मुस्लिम्स को दिए गए थे, और डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए। The award was controversial as it was believed by some to have been brought in by British to create a social divide among the Hindus, क्योंकि हिंदुओं में जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनको सिविल राइट्स देने के नाम पर ये कम्युनल अवार्ड दिए गए थे, जिसके बारे में गांधी जी का ये व्यू था कि ये हमारे आपस का मामला है, ये हम आपस में कॉम्प्रोमाइज करके एग्रीमेंट करके तय करेंगे। लेट नॉट ब्रिटिश इंटरफेयर इनटू इट एंड क्रिएट डिप्रेस्ड क्लासेस और ट्रीट डिप्रेस्ड क्लासेस एज सम अदर कम्युनिटी। पर वो हो गया। गांधी जी feared that it would disintegrate the Hindu society. However, the communal award was supported by many among the minority communities, most notably the father of Indian Constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar, क्योंकि वो तो यही मानते थे कि डिप्रेस्ड क्लासेस का उत्थान तभी हो सकता है जब उनको सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स गारंटी किए जाएं, उनके लिए सिविल और पॉलिटिकल राइट्स रिजर्व किए जाएं, तभी उनका उत्थान हो सकता है। इसीलिए वो तो उससे खुश थे और वो इससे अग्रीड भी थे। अकाली दल, जो कि सिखों का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ग्रुप था, the representative body of Sikh was also highly critical of the award since only 19% was reserved to the Sikh in Punjab as opposed to 51% reservation for Muslims and 30% for Hindus. अब देखिए यहाँ पे होता ये है, सिखों को क्यों यहाँ पे प्रॉब्लम है, अकाली दल को क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि उन्हें तो कम्युनल अवार्ड मिला है ना, उनको तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले। सिखों की एक बड़ी आबादी पंजाब के अंदर थी, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी आप कहो, पंजाब के अंदर किसी भी एक जगह पर सिख बड़ी संख्या में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं थे, छिटके हुए थे, बिखरे हुए थे पूरे पंजाब में। पश्चिम में पेशावर से लेके पूर्व में जो आपका आज के पटियाला के इलाके हैं यहाँ तक, और उत्तर में जम्मू से लेके तो दक्षिण में बहावलपुर तक, इस सब के बीच में सिखों की आबादी फैली हुई थी, कहीं पर भी वो मेजॉरिटी में नहीं थे। इसीलिए उनको जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलते हैं वो रिलेटिवली कम मिलते हैं, 19% ही मिलते हैं, जिसकी वजह से अकाली दल नाराज था। डिप्रेस्ड क्लासेस के हिंदूज को पंजाब में 30% रिजर्वेशन मिलता है और मुस्लिम्स को 51% सेपरेट इलेक्टोरेट्स की सीट्स मिलती है, और सिख एक बड़ी आबादी होने के बावजूद सिर्फ 19% तक ही सीमित रह जाते, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं थी, ऐसी फैली हुई थी, बिखरी हुई थी, डिस्पर्स्ड थी। तो अकाली दल को भी इससे एक समस्या थी, उन्होंने भी इसको अपोज किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा इसको अगर किसी ने अपोज किया था तो वो गांधी जी थे। वैसे तो गांधी जी उस वक्त जेल में थे, लेकिन जब गांधी जी को इसके बारे में पता चला कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स अवार्ड कर दिए गए हैं, तो गांधी जी ने जेल में ही भूख हड़ताल कर दी। हालांकि गांधी जी इसके अगेंस्ट नहीं थे कि सिखों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्यों दिए, या एंग्लो इंडियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्यों दिए, या मुस्लिम्स को क्यों दिए। गांधी जी पर्टिकुलरली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नाराज थे कि उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्यों मांगे, जो हिंदू सोसाइटी का ही हिस्सा है। और इसलिए गांधी जी ने कहा कि जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को वापस नहीं ले लेते, तब तक मैं भूख हड़ताल पर रहूंगा। गांधी जी की उम्र अब काफ़ी हो चुकी थी, पहले जैसे यंग नहीं रहे थे वो। भूख हड़ताल उन्होंने जेल में कर दी। कुछ दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी तबीयत बहुत ख़राब होने लग गई।
और तमाम बड़े लीडर्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कन्विंस करने लग गए कि आप कुछ करो, गांधी जी से बात करो, डायलॉग करो, उनकी भूख हड़ताल ख़त्म करो, वरना गांधी जी की मौत भी हो सकती। और इसी दबाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, जिसे गांधी अंबेडकर पैक्ट कहा जाता है। ज़रा अपन देखते हैं कि इस पैक्ट में क्या था। इट वॉज साइंड बाय अंबेडकर ऑन बिहाफ ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड मदन मोहन मालवीय ऑन बिहाफ ऑफ गांधी जी, क्योंकि गांधी जी जेल में थे तो उनके बिहाफ पे पंडित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसको साइन किया था, जिसके साथ ही गांधी जी की ये भूख हड़ताल भी खत्म हो गई थी। अब अकॉर्डिंग टू द पैक्ट, इस पैक्ट के अकॉर्डिंग क्या अग्रीमेंट हुआ था? सर्टन सीट फॉर द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वुड बी रिजर्व्ड फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। कांग्रेस ने, गांधी जी ने कांग्रेस के बिहाफ पे ये कहा कि आप अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट्स मत मांगो, विद इन द जॉइंट इलेक्टोरेट्स आपके लिए कुछ सीट्स हम रिजर्व कर देंगे, जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स में आपको प्रॉमिस की गई सीट से ज़्यादा होगी। तो आपका अगर यही मानना है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों को, तो हम आपको जॉइंट इलेक्टोरेट्स में देंगे, लेकिन आपको सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को छोड़ना होगा। The number of seat was based on total strength of the provincial councils. The number of seat reserved for the provinces was 30 for Madras, 8 for Punjab, 14 इतनी सीट्स हर प्रोविंस के अंदर रिजर्व की गई थी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। मद्रास में 30, पंजाब में 8, बॉम्बे प्रोविंस में 14 और उसके साथ सिंध को मिला के बॉम्बे में 14, सेंट्रल प्रोविंस में 20, बिहार में 18, बंगाल में 30, आसाम में 7 और यूपी जो आज का उत्तर प्रदेश उस समय का यूनाइटेड प्रोविंस उसमें 7। सो इन टोटल 147 सीट्स वेयर गिवन इन रिजर्वेशन टू द डिप्रेस्ड क्लासेस इन द जॉइंट इलेक्टोरेट्स, जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स में अगर हम देखें तो इसकी आधी थी जो डिप्रेस्ड क्लासेस को मिली थी, और गांधी जी के साथ पैक्ट की जो साइन हुआ था उसमें डबल दे दिया गया था रिजर्वेशन। लेकिन इसी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की उस मांग को छोड़ दिया था और जॉइंट इलेक्टोरेट्स में ज़्यादा सीट्स मिलने से अब उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो इस तरह से गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पैक्ट साइन होता है, और डिप्रेस्ड क्लासेस और गांधी जी के बीच में जो डेडलॉक क्रिएट हो गया था, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो डेडलॉक क्रिएट हो गया था, वो यहाँ पे इस पैक्ट से ख़त्म हो जाता है। लेकिन दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले थे वो तो मिल ही गए थे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है, क्योंकि साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश कर चुका था, अपनी रिकमेंडेशन दे चुका था, वाइट पेपर रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी थी। तो इन सब के बेसिस पे अब अंग्रेज सरकार को ये पता चल चुका था कि हमको अगला रिफॉर्म कैसा बनाना है। भारतीय नेताओं के रुख को भी उन्होंने देख लिया था, साइमन कमीशन ने भी अपना पूरा सर्वे कर लिया था भारत में, और उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास होता है। यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आगे चल के भारत के संविधान का फोर रनर बनता है। ये भारत का संविधान जो बना था, वो भारत के संविधान का बेसिस यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जो भारत का अगला रिफॉर्म था ब्रिटिश इंडिया के अंदर। 1919 के रिफॉर्म के बाद बड़े लंबे समय बाद एक रिफॉर्म आया था भारत में। तो इसके प्रोविजंस क्या थे? पहले तो अपन रीड कर लेते हैं इसको। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन ऑगस्ट 1935। इट वॉज द longest act enacted by the British Parliament at that time। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि अंग्रेज जो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे इंडिया का, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन में बर्मा और इंडिया दोनों का साथ में एडमिनिस्ट्रेशन होता था। लेकिन इस एक्ट ने बर्मा और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को अलग किया था। तो क्योंकि दोनों के लिए ये लिखा गया था, इसीलिए अब तक का लिखा गया सबसे बड़ा एक्ट, ये अब तक का ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ सबसे लंबा एक्ट था। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। अब इसके मेजर प्रोविजंस क्या थे? क्रिएशन ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। फेडरेशन मतलब होता है संघ। भारत एक संघ बनेगा। इस संघ में बहुत सारे ब्रिटिश प्रोविंस भी होंगे, सारे ही ब्रिटिश प्रोविंस होंगे, और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स भी इसको ज्वाइन करेंगे। प्रिंसली स्टेट्स मतलब कि जो देसी रियासतें थी, जैसे
इंदौर, भोपाल, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बघेलखंड का इलाका, कोल्हापुर का इलाका, सातारा का इलाका, वडोदरा का इलाका, नागपुर का इलाका, ये बहुत सारे ऐसे इलाके थे, कश्मीर का इलाका, पटियाला, नाभा, बलूचिस्तान जिसको उस समय कलात बोला जाता था, उड़ीसा के अंदर एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, उड़ीसा के अंदर कौन सा था, बंगाल के अंदर कूच बिहार, मैसूर का स्टेट। समझ लीजिए कि 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा भारत राजा महाराजाओं और नवाबों के द्वारा शासित होता था। हैदराबाद के नवाब, बड़ा इलाका था वो भी। ये सब मिलेंगे और इनके साथ ब्रिटिश प्रोविंस मिलेंगे, बंगाल, यूपी, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे जो आज का महाराष्ट्र है, ये सब मिलकर एक संघ बनाएंगे, ये सब मिलकर एक फेडरेशन बनाएंगे। पहला प्रोविजन ये था। इसी पहले प्रोविजन के बेसिस पे आने वाले वक्त में भी भारत बना था। दूसरा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसका मतलब था पॉलिटिकल पार्टीज would contest the elections in provinces, या यूं लिखता हूं मैं, इन ब्रिटिश प्रोविंसेस। प्रिंसली स्टेट्स में तो रूलर्स रूल करते थे, तो वहां तो इलेक्शन का सवाल नहीं उठता था। लेकिन जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, वहां पे इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को ये छूट दे दी गई कि अब वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं उन इलाकों के अंदर, और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके उन प्रोविंसेस में अपनी सरकार भी बना सकते हैं। जैसे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन लड़ने की आज़ादी तो मिली थी प्रोविंसेस में, लेकिन कुछ ही सब्जेक्ट्स थे जहां पे वो गवर्नेंस कर सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक प्रोविंस के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन जीत जाती तो पूरी सरकार बना सकती थी। सिर्फ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे नहीं, रिजर्व सब्जेक्ट भी उसी के हाथ में होते कंप्लीटली। तो ये एक बड़ा मूव था ब्रिटिशर्स का इंडियंस के लिए। दूसरा, डायआर्की एट द सेंटर। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविंसेस के अंदर इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन लड़के कुछ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पे गवर्नेंस करने की आज़ादी मिल गई थी, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सेंट्रल लेवल पर डायआर्की स्टैब्लिश हो गई थी। यानी कि सेंट्रल लेवल पर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में इंडियन लीडर्स को गवर्नेंस का मौका मिल गया था। गवर्नेंस गवर्नेंस in transferred subject at the center, जो 1919 में सिर्फ प्रोविंसेस तक लिमिटेड था, अब वो डायआर्की सेंटर में भी दे दी गई इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को। बाई कैमरल लेजिस्लेचर बना दिया गया, जैसे आप लोकसभा राज्यसभा बोलते हो। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, कई राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। जैसे बॉम्बे प्रोविंस से अलग होके एक सिंध प्रोविंस बना था, और बिहार प्रोविंस बना था, उड़ीसा प्रोविंस बना था। फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब फेडरल रेलवे, जिसे रेलवे को आप जानते हो ना कि रेलवे स्टेट्स के कंट्रोल में नहीं होता, रेलवे सेंट्रल के कंट्रोल में होता है कंप्लीटली। तो वो यहाँ पे डिफाइन किया गया था कि एक फेडरल रेलवे अथॉरिटी बनाई गई थी जो पूरे इंडियन रेलवे को कंट्रोल करेगी। इंडियन रेलवे कभी भी राज्यों के नाम से नहीं जाना जाता है, जोन्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो सेंट्रली कंट्रोल्ड होता है। तो वो भी यहीं से इस्टेब्लिश हुआ था। The Act provided establishment of Reserve Bank of India. Reserve Bank of India भी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही बना था। Despite granting provincial autonomy to the the governors and the viceroy had considerable special powers. यहाँ पे एक खास बात ये थी कि provinces के अंदर
इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके सरकार बनाने की छूट तो मिल गई थी कि वो सारे डिपार्टमेंट्स अब गवर्नेंस कर सकते हैं, लेकिन इन सब के ऊपर, इन सारे चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, अपनी सरकार बनाएगी, तो हर प्रांत में कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, लेकिन उस चीफ मिनिस्टर के ऊपर एक ब्रिटिश गवर्नर बैठेगा जिसके पास में अल्टीमेट अथॉरिटी होगी। अगर उसको लगता है कि चीफ मिनिस्टर या इंडियन पॉलिटिकल पार्टी किसी प्रोविंस के अंदर कोई ऐसा एक्शन ले रही है जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो वो उसको वीटो कर सकता था। तो अल्टीमेट अथॉरिटी तो ब्रिटिश गवर्नर को ही मिली हुई थी राज्यों में, और यही अल्टीमेट अथॉरिटी सेंट्रल लेवल पर वाइस रॉय को मिली हुई थी कि कोई भी इंडियन लीडर अगर अपने डिपार्टमेंट में सेंट्रल लेवल पर जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं उसमें कोई ऐसा बदलाव लाता है जो ब्रिटिशर्स के लिए फेवरेबल नहीं है, तो वो भी उसको वीटो कर सकता था। तो दे तो दिया था इन्होंने इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को और लीडर्स को अथॉरिटी सेंटर में और प्रोविंसेस में, लेकिन कंट्रोल पूरा अपने हाथ में रखा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा बदलाव ले आए जो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट में ना हो। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स जो दिए गए थे अलग अलग क्लासेस को, वो एज इट इज मेंटेन किए गए थे। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फोर रनर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का ये फोर रनर था, यहीं से इसी में लिखे हुए प्रोविजंस के बेसिस पे ही भारतीय संविधान आगे बना लिया गया था। नेक्स्ट इज इलेक्शंस ऑफ 1937। अब क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोविंसेस में इलेक्शन लड़ने की आज़ादी मिल गई थी, तो अब इलेक्शन भी होने थे। तो 1937 में इलेक्शन होते हैं, और ज़रा हम यहाँ पे रीड करते हैं कि इन इलेक्शंस में नतीजा क्या होता है। अब ये इलेक्शंस जब होते हैं तो इसका नतीजा ये होता है कि कांग्रेस स्वेप्ट द पोल्स। कांग्रेस ने इन इलेक्शंस में बड़ी गजब का परफॉर्मेंस किया और बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट उसको पूरे भारत के लोगों से मिला। इट वन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन 5 प्रोविंसेस। 5 राज्यों में तो उसने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कौन कौन से 5 राज्य? मद्रास, जो कि उस समय का पूरा साउथ इंडिया के 2-3 राज्य मिला के होते थे, प्राइमरीली तमिलनाडु। यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का उत्तर प्रदेश है। सेंट्रल प्रोविंस जो आज का जबलपुर से लेकर नागपुर तक के बीच का इलाका है। बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे एंड आसाम। तो मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार और उड़ीसा, इन 5 राज्यों में इनको कंप्लीट मेजॉरिटी मिली। बॉम्बे, आसाम एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अब बॉम्बे में, आसाम में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनके इमर्ज होती है। यानी कि इन प्रोविंसेस में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सीट्स उन्हीं को मिलती है। तो इस तरह कांग्रेस ने 1937 के इलेक्शन में बाकी पार्टीज के सुपड़े साफ कर दिए। लेटर आसाम एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑल्सो केम अंडर द कांग्रेस रूल। वहाँ पे भी गठबंधन में कांग्रेस ने सरकार बना ली। तो आप देख सकते हो कि सारे ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर कांग्रेस को बड़ी ज़बरदस्त सक्सेस मिली। मुस्लिम लीग का क्या हुआ? जो पंजाब में मुस्लिमों की एक बहुत बड़ी आबादी रहती थी, बंगाल में मुस्लिमों की एक बहुत बड़ी आबादी रहती थी, तो क्या इन 2 प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग को सक्सेस मिली? नहीं। इन पंजाब, मुस्लिम लीग विथ यूनियनिस्ट पार्टी फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट। पंजाब में बहुत कम सीट्स मिली मुस्लिम लीग को, एक्सपेक्टेड से भी बहुत कम सीट्स। और जो पार्टी मेजॉरिटी में इमर्ज हुई पंजाब के अंदर, वो थी यूनियनिस्ट पार्टी। वही बंगाल, जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी का एरिया था, वहाँ पे भी मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी नहीं मिल पाई। पूर्ण बहुमत तो दूर की बात है, सबसे बड़ी पार्टी बनके भी नहीं उभर पाई, आधे वोट्स भी नहीं मिले उनको, बहुत कम सीट्स उनको मिली। और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी ये उभर के आई, लेकिन कृषक प्रजा पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी, इन दोनों ने मुस्लिम लीग के साथ मिलके एक कोएलिशन की गवर्नमेंट बना ली। द मुस्लिम लीग गॉट 108 सीट्स आउट ऑफ 485 मुस्लिम सीट्स। जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी ना सीट्स, जो हमने बात करी थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, तो जो मुस्लिम्स के लिए सीट रिजर्व थी वो 485 थी, और उसमें से कांग्रेस को 108 सीट मिली। इससे ही एक अंदाज़ा लगता है कि उस समय की मुस्लिम पॉपुलेशन में मुस्लिम लीग का कितना एक्सेप्टेंस था। कांग्रेस कॉन्टेस्टेड ऑन
सेवरल मुस्लिम सीट्स एंड 126 आउट ऑफ इट। यहाँ पे जो इसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा है, ये आंकड़ा है लगभग नहीं 50 का आंकड़ा है। 50 रिजर्व्ड मुस्लिम सीट्स के ऊपर कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और उसमें से आधी से ज़्यादा सीट्स जीत ली। उसी के मुकाबले अगर आप 108 आउट ऑफ 485 करो तो मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस मुस्लिम सीट्स पे बहुत कमज़ोर था। उससे बेटर परफॉर्मेंस तो कांग्रेस ने किया था मुस्लिम सीट्स के ऊपर। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई बहुत अच्छे से, मुस्लिम लीग हैड नो ग्राउंड इवन इन द मुस्लिम। देखो मुस्लिम लीग को हिंदुओं से तो वोट मिलने नहीं थे, ना क्रिश्चियन से वोट मिलने थे, क्योंकि पार्टी के नाम में ही लिखा हुआ था मुस्लिम लीग। तो हिंदूज और दूसरे कम्युनिटीज़ में तो इसको लेके कोई सिंपैथी नहीं रही होगी, मुस्लिम कम्युनिटी में सिंपैथी रही होगी। लेकिन इन इलेक्शंस ने मुस्लिम लीग को आईना दिखा दिया कि यू हैव नो पॉलिटिकल ग्राउंड्स, मुस्लिम सीट्स भी आपको वोट नहीं दे रही। और मुस्लिम लीग के साथ कोएलिशन में दया करके पंजाब और बंगाल में गवर्नमेंट बना ली यूनियनिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी ने। और जब मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को कहा कि सेंटर में भी आप, दूसरे राज्यों में भी आप हमारे साथ कोएलिशन कर लो, तो कांग्रेस ने साफ मना कर दिया कि तुम्हारे पास सीटें तो है नहीं, एक एक दो दो सीटें, और कई प्रोविंसेस में तो 0 सीट्स थी मुस्लिम लीग के पास में। तो कांग्रेस ने बोला क्यों ही आप, तो हम आपके साथ हम कोएलिशन करें, जो आपने एक भी सीट नहीं जीती। तो कौन चाहता है आपको पावर में देखना? लोग चाहते ही नहीं आपको पावर में देखना, तो फिर हम क्यों आपके साथ क्यों आपके साथ सरकार साझा करें या कोएलिशन में गवर्नमेंट बनाए? तो मुस्लिम लीग के पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान यहाँ पे खड़ा हो गया। मुस्लिम लीग समझ गई कि अभी तो कृषक प्रजा पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ने दया करके कोएलिशन कर लिया, लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो मुस्लिम लीग का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा भारत में। तो अपने एग्जिस्टेंस को, अपने पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए मुस्लिम लीग ने अपना तुरुप का इक्का फेंक दिया। जो आखिरी दाव था, जो उनका ब्रह्मास्त्र था, वो उन्होंने चला दिया। और वो जो ब्रह्मास्त्र चलाया था उसे ही कहते हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन। मुस्लिम लीग जो अब तक ये बात करती आई थी कि हम मुस्लिम समाज के लोगों के सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और मुस्लिम लोगों की तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला इस इलेक्शन के अंदर। तो अब उन्होंने अपने आप को कुछ ऐसा दिखाना चाहा कि अब हम एक ऐसी लड़ाई लड़ेंगे, एक ऐसी मांग रखेंगे कि कई मुस्लिम्स उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या मांग रखी उन्होंने मांग रखी कि अब मुस्लिम लीग का एजेंडा है मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क, अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। अब मुस्लिम लीग ने एक एजेंडा बनाया, मुस्लिम लीग ने एक थॉट प्रोसेस डेवलप करी कि हिंदू और मुस्लिम्स ये दोनों एब्सोल्युटली अलग कम्युनिटीज़ है, पोल्स अपार्ट है एक दूसरे से, और इसीलिए ये साथ नहीं रह सकते। अगर ये साथ रहेंगे तो आने वाले वक्त में कॉन्फ्लिक्ट्स इनके बीच में होते रहेंगे। इसीलिए भारत के मुस्लिम्स को भारत का आधा हिस्सा काट के दिया जाए, जहाँ पे वो अपना एक अलग कंट्री बनाए, जैसे पंजाब, जैसे सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाके थे। ईस्ट में देखें तो बंगाल का इलाका, और भी भारत के कुछ इलाके उन्होंने मार्क किए थे, जैसे कश्मीर का प्रिंसली स्टेट, हैदराबाद का प्रिंसली स्टेट। अब हैदराबाद का प्रिंसली स्टेट वैसे तो हिंदू था इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन दैट वाज रूल्ड बाय अ मुस्लिम नवाब। वही कश्मीर का स्टेट मेजॉरिटी में मुस्लिम था, बट इट वाज रूल्ड बाय अ हिंदू रूलर। तो यहाँ पे उन्होंने दोनों को ही क्लेम कर दिया और कहा कि इतने इतने इलाके हम क्लेम कर रहे हैं, ये इलाके निकाल कर एक अलग कंट्री बनाया जाए जहां मुस्लिम रहेंगे, बाकी जो बचा हुआ भारत है वो हिंदुओं का होगा। तो ये जो इन्होंने पत्ता फेंका आखिरी ब्रह्मास्त्र, इनको उम्मीद थी कि अलग देश मुस्लिमों के लिए जब बनाने की हम बात करेंगे तो इससे अट्रैक्ट होके बहुत सारे मुस्लिम्स हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, जो अब तक नहीं किया उन्होंने, क्योंकि अब तक उन्होंने सिर्फ मुस्लिम इंटरेस्ट की बात करी थी, सिविल पॉलिटिकल राइट्स की बात करी थी। बट अब तो वो एक स्टेप किया, एक लीप आगे पहुंच गए और अलग देश बनाने की मांग करने लग गए। हमारा संविधान होगा, हमारे तौर तरीके होंगे, हमारे लीडर्स होंगे, हम ही अपने हिसाब से सब कुछ चलाएंगे। तो मामला बहुत अटका दिया इन्होंने। अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम लीग को यहाँ पे सपोर्ट मिलना भी शुरू हो गया, खास तौर पे पंजाब और बंगाल के इलाकों से।
वहाँ के लोगों को ये लगने लग गया कि अगर हम एक अलग कंट्री बन जाएंगे तो हमारे यहाँ की जो लोकल लीडर्स हैं इनको ज़्यादा अथॉरिटी मिलेगी। जो सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर लेवल का नेता है वो प्राइम मिनिस्टर तक बन सकता है, जो एक पार्षद है वो एक अलग देश में विधायक बन सकता है, जो विधायक है वो एक अलग देश में सांसद बन सकता है। तो हर किसी को ये दिखाई, बहुत हर किसी को तो नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको ये दिखाई दिया कि अलग नेशन बनने में हमारा पॉलिटिकल राइज हो जाएगा। क्योंकि अगर एक अखंड भारत आज़ाद होता तो इस अखंड भारत के अंदर कांग्रेस के लीडर्स इतने मजबूत थे कि सारी मेजर पोजीशंस उनको ही मिलती, क्योंकि उन्हीं का एक्सेप्टेंस था लोगों के बीच में। और इन नेताओं को ये बात समझ में आ गई कि अगर एक अलग कंट्री बन गई तो फिर हम पॉलिटिकल प्रोमिनेंस में आएंगे, हमको कांग्रेस के नेताओं की छत्र छाया में नहीं रहना पड़ेगा। और बस इसी लालच की वजह से मुस्लिम लीग को इस मुद्दे पे सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। लीडर्स ने लोगों को लामबंद करना शुरू कर दिया, लॉबिंग करना शुरू कर दी, और ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग का सक्सेसफुल हो गया। In 1937, after the provincial election, Congress had refused to make coalition government with the Muslim League. This gave Muslim League leaders an opportunity to accuse the ministries of oppressing the Muslims. A dream was shown to the middle and lower class Muslims of the country that if they remain in a united country, they will always be unable to compete with the Hindus, who will not allow them to get higher jobs and prospects. ये उनको डराया गया। जो एलिट्स थे उनको तो ये लालच दिया गया कि अगर एक अलग कंट्री बनता है तो आप बड़े बड़े ओहदों पे होगे, और जो लोअर और मिडिल क्लास के मुस्लिम्स थे उनको डराया गया कि अगर आपने एक यूनाइटेड कंट्री के अंदर रहना कबूल किया, एक्सेप्ट किया, तो आप कभी भी हिंदुओं से कॉम्पीट नहीं कर पाओगे जो नंबर्स में बहुत ज़्यादा है। वो हमेशा वोट देंगे उस पार्टी को जो उनके लिए फेवरेबल होगी, उनके हिसाब से एजुकेशनल रिफॉर्म्स होंगे, उनके हिसाब से कल्चरल रिफॉर्म्स होंगे, और मुस्लिम्स कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमको अपना एक अलग देश चाहिए। हालांकि बात कितनी सच हुई या नहीं हुई ये तो साबित हो गया जब हमने देखा कि पाकिस्तान बना, और आज 2023 में पाकिस्तान के क्या हालात हैं, या ईस्ट पाकिस्तान जो बना था उसकी क्या हाल हुए 1971 में, और इवन आज भी जो बांग्लादेश है उसके कोई बहुत बढ़िया हाल नहीं है। तो ये बात तो गलत साबित हो गई आज 2023 के अंदर कि सेपरेट कंट्री बनाने के बाद भी उन कंट्रीज़ में रहने वाले मुस्लिम्स की हालत ख़राब है। उसके मुकाबले भारत में रहने वाले मुस्लिम्स ज़्यादा ग्रो कर गए इकोनॉमिकली, एजुकेशनली एंड सेवरल अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। A dream was in November 1939. Pirpur committee, which was submitted by the Muslim League, had presented its report in which it charged the Congress for interference with the religious right, suspension of Urdu, propaganda of Hindi, denial of legitimate representation and suppression in the economy of the Muslims. अच्छा, मुस्लिम लीग ने अपनी एक कमेटी बनाई, पीरपुर कमेटी उसको नाम दिया, और उन्हीं की बनाई कमेटी ने एक रिसर्च करी और रिसर्च करके मुस्लिम लीग को उसकी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि कांग्रेस पार्टी सिस्टमैटिक तरीके से मुस्लिम्स की उर्दू लैंग्वेज को सप्रेस कर रही है, उनके रिलीजियस राइट्स को सप्रेस कर रही है, उनके इकोनॉमिकली उनको पुश बैक कर रही है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल और सिविल राइट्स को अपोज कर रही है, और इसीलिए अब हमको जो है एक अलग नेशन चाहिए, कांग्रेस के साथ में एग्जिस्टेंस बना के हम नहीं चल सकते। द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान, जो अभी पाकिस्तान के नेशनल पोएट है, अलामा इकबाल, हैड इनिशियली सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट होम लैंड फॉर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। अभी जो मोहम्मद अलामा इकबाल थे, मोहम्मद अलामा इकबाल ये वही इंसान थे जिन्होंने वो पंक्तियाँ लिखी थी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन ये कवि थे, ये शायर थे, तो शायर कवि हमेशा इमेजिनेशन में काम करते। तो ऐसा ही एक इमेजिनेशन इन्होंने एक लिखा था, जिस इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए एक अलग इलाका हो जहाँ पे वो अपने तरीके से रहे। लेकिन अलामा इकबाल ने कभी भी ये नहीं कहा था कि एक अलग देश बन जाए। अलामा इकबाल का ये कहना था कि विद इन द डोमिनियन ऑफ इंडिया मुस्लिम्स के लिए ऑटोनॉमस प्रोविंसेस बना दिए जाए। लेकिन इसको एक स्टेप फर्दर ले गई मुस्लिम लीग और उससे जुड़े हुए नेता, और उन्होंने बोला कि हमको तो एक अलग देश चाहिए। सबसे पहले इस देश का नाम कॉइन किया था चौधरी रहमत अली ने, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे और कैम्ब्रिज के स्टूडेंट भी थे। उन्होंने ही सबसे पहले इस टर्म
पाकिस्तान को कॉइन किया था। On 28 January 1933 he published a pamphlet Now or Never, और उसको पहली बार उन्होंने नाम दिया था पाकिस्तान डिक्लेरेशन। On March 20, 1940 फाइनली इन सारे आधार पे 20 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग लाहौर में मिलती है। हियर फजल उल हक द प्रीमियर ऑफ बंगाल, जो कृषक प्रजा पार्टी के थे लेकिन मुस्लिम लीग से सिंपैथी रखते थे, who along with Muslim League had formed government in Bengal province, moved a resolution which was passed by Muslim League। और ये resolution क्या कहता था? The areas in which Muslims are numerically in majority as in northwest and eastern zones of India should be grouped to constitute the independent states in which constituent units would be autonomous and sovereign। इन्होंने कहा कि वो इलाके उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप के इलाके जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जहाँ मुस्लिम्स मेजॉरिटी में, या ईस्टर्न इलाके जैसे कि ईस्ट बंगाल जो आज का बांग्लादेश है जहाँ मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, इनको अलग ग्रुप बनाया जाए और इनको अलग ग्रुप बना के शुड बी ग्रुप्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द इंडिपेंडेंट स्टेट, इन्हें स्वतंत्र किया जाए, इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स वुड बी ऑटोनॉमस एंड सोवरेन। पूरी तरह से जो संविधान यूनिट्स होगी वहाँ पे सभाएं होगी वो कंप्लीटली संप्रभु होगी यानी कि सोवरेन होगी। तो इन्होंने एक अलग देश की मांग फाइनल कर दी थी। दिस वाज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑफ 1940। अब इसी के साथ में भारत में अलगाववादी राजनीति की शुरुआत हो गई थी, सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई थी, और इसमें पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी मुस्लिम लीग के साथ में आके खड़ी हो गई, जिसकी वजह ये थी कि कृषक प्रजा पार्टी या यूनियनिस्ट पार्टी के लीडर्स को भी ये फील हुआ कि अगर हम एक अलग देश बना लेते तो हमारा पॉलिटिकल कद बढ़ जाएगा, जो कि एक अनडिवाइडेड इंडिया में कभी हम ऊंचे लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन एक अलग देश अपने लिए बना लेते हैं तो बहुत ऊंचे लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। इस सोच के साथ में इन्होंने एक अलग कंट्री की मांग करी थी, इस सोच के साथ में नहीं कि मुस्लिमों का उद्धार होगा। मुस्लिमों का उद्धार ये तो सिर्फ एक लॉलीपॉप रखा गया था, क्योंकि उद्धार एक्चुअली नहीं हुआ। आज 2023 में हमको ये बात पता चल चुकी। तो अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को अचीव करने के लिए इन पॉलिटिकल पार्टीज ने भारत को तोड़ने की डिमांड रखी। सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स की यहाँ से शुरुआत होती है, लेकिन एक और बड़ा इवेंट होता है उस समय, एंड दैट वाज द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी भारत के ऊपर बड़ा प्रभाव रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो उससे भी बड़े स्केल पर हुआ था, तो उसका भी भारत के ऊपर बहुत प्रभाव होना था। 1939 में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। 1939 में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। ऑन 1 सितंबर 1939 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट कंसल्टिंग द पीपल ऑफ इंडिया इन्वॉल्व द कंट्री इन द वॉर। ब्रिटिश सरकार ने जो ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स थे जिसको उन्होंने ट्रेन किया था, जिसको वो सैलरीज देते थे, उन ट्रूप्स को ब्रिटिश सरकार ने इस युद्ध में अलग अलग मोर्चे पर भेजना शुरू कर दिया। तो इस तरह से भारत के नेताओं से बिना कंसल्टेशन किए, बिना किसी तरह के कंसल्टेशन के किए, इन्होंने भारत के सैनिकों को युद्ध में भेजना शुरू कर दिया, और यहीं पे एक डेडलॉक क्रिएट हो गया भारतीय नेताओं, खास तौर पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच में। भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये कहना था कि आप हमारे सैनिकों को भेज रहे हो युद्ध में, हमारे सैनिक अलग अलग मोर्चे पे जाएंगे, आपके लिए युद्ध करेंगे, अपना खून बहाएंगे, कई तो वीर गति को भी प्राप्त होंगे, लेकिन बदले में आप हमको क्या पॉलिटिकल राइट्स दोगे। पिछली बार भी 1914 से लेकर 18 के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हमारे कई सैनिक लड़े, वीर गति को प्राप्त हुए, आपके लिए कई मोर्चे जीते, लेकिन आपने हमको एक आधा अधूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 दिया था। वो तो दिया आधा अधूरा, ऊपर से रॉलेट एक्ट हमारे माथे पे रख दिया, ऊपर से आपके जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मैसेकर कर दिया हमारे लोगों का। तो जिन लोगों ने खून बहाया आपके लिए युद्ध के मैदान में, उन्हीं लोगों के ऊपर आपने हमले कर दिए। तो इस बार नहीं चलेगा ये। इस बार अगर हमारे सैनिक जा रहे हैं आपके लिए युद्ध के लिए, तो हमें पहले ही गारंटी चाहिए कि आप हमको क्या पॉलिटिकल और सिविल राइट्स दोगे। और कांग्रेस का एजेंडा तो क्लियर था, आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस का।
तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि देखो ब्लैकमेल मत करो, ये युद्ध का वक्त है। जर्मनी हिटलर के लीडरशिप में बहुत ताकतवर हो चुका है, तेजी से उसका राइज हो गया है, और इसीलिए अभी हमको उससे लड़ना ज़रूरी है। एक बार जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो फिर डेफिनेटली हम आपको पॉलिटिकल और सिविल राइट्स दोनों देंगे। लेकिन कांग्रेस अड़ गई, उन्होंने बोला नहीं, पहले वादा करो कि पॉलिटिकल और सिविल राइट्स दोगे, उसके बाद हमारा सपोर्ट है, और अगर आप नहीं दोगे तो हम रिज़ाइन कर देंगे। ब्रिटिश सरकार ने बोला कि देखो आप ब्लैकमेल कर रहे हो। कांग्रेस ने बोला चाहे आप जो भी मानो, अगर आप हमको इमीडिएटली पॉलिटिकल सिविल राइट्स नहीं दे रहे तो हम दे रहे रेजिग्नेशन। 1939 में 2 साल, 1937 में कांग्रेस की पॉलिटिकली जीत हुई थी कई प्रोविंसेस के अंदर, जिसके बाद उनके कई लीडर्स अलग अलग प्रोविंसेस में चीफ मिनिस्टर बन के आए थे और उनके मंत्रिमंडल बने थे। 2 साल तक इन्होंने काम किया और 1939 में कांग्रेस के सारे मिनिस्टर्स ने रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंडियंस के पार्टिसिपेशन के बदले में कोई पॉलिटिकल या सिविल राइट नहीं दिया जा रहा था। और ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस। On 1st September 1939, Second World War broke out. The British government, without consulting the people of India, involved the country in the war. The Congress opposed it. As a mark of protest, the Congress ministries resigned in all the provinces on 12 December 1939. अब बड़ी परेशानी हो गई क्योंकि युद्ध छिड़ गया था। कांग्रेस के नेता नाराज होकर रिजाइन कर चुके थे। अंग्रेज़ों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव लाइबिलिटी भी बढ़ गई इसी के साथ में, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मीडिया में फिर ये चीज़ उभर के आई कि अंग्रेज़ भारतीयों के पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स को इंश्योर नहीं कर रहे हैं। लड़ाई चल रही थी, इस समय इंडियंस का सपोर्ट बहुत ज़रूरी था ब्रिटिशर्स को। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के मेंबर्स को, लीडर्स को अपीज़ करने के लिए, उनको खुश करने के लिए एक प्रस्ताव दिया, एक ऑफ़र दिया, जिसको ऑगस्ट ऑफ़र या फिर जिसको लिन लिथ गो ऑफ़र भी बोलते हैं, क्योंकि लिन लिथ गो उस समय के वाइस रॉय थे और उन्हीं की तरफ से ये ऑफ़र आया था, इसीलिए इसको ऑगस्ट ऑफ़र या लिन लिथ गो ऑफ़र भी कहा जाता है। In order to secure the cooperation of Indians, the British government made an announcement on 8th of August 1940, which came to be known as the August Offer, which proposed, अब इसमें क्या प्रपोज किया गया था, क्या प्रस्ताव रखा गया था? पहला प्रस्ताव रखा गया था कि युद्ध खत्म होने के बाद डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा भारत को। दूसरा प्रस्ताव ये रखा गया था एक्सपेंशन ऑफ द वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को और बड़ा किया जाएगा और उसमें इंडियंस को ज़्यादा नंबर्स में रखा जाएगा। साथ ही साथ में सेटिंग अप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वॉर, जैसे युद्ध खत्म होगा एक संविधान सभा रखी जाएगी जिसमें सारे मेंबर्स इंडियन होंगे। और मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए रखा गया था कि नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज़। अगर माइनॉरिटीज़ राज़ी नहीं है, खुश नहीं है, तो किसी संविधान को पास नहीं होने दिया जाएगा। और इमीडिएटली एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल को सेटअप किया जाएगा जिसमें इंडियन मेंबर्स भी हिस्सा होंगे जो युद्ध में अपने सलाह मशवरा अंग्रेज सरकार को दे सकते हैं। तो इन सारे प्रस्तावों के साथ में लिन लिथ गो आया था, लेकिन कांग्रेस अब अड़ चुकी थी। कांग्रेस को ये सारे प्रोविजंस और ये सारे ऑफर्स मंजूर नहीं थे, इसलिए कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब सिचुएशन और क्रिटिकल हो गई क्योंकि एक तरफ हिटलर से तो मुकाबला कर ही रहे थे ब्रिटिशर्स, वहीं दूसरी तरफ जापान भी बड़ी तेज़ी से बर्मा की तरफ आगे बढ़ा चला आ रहा था। जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाइना को कॉन्कर करके, साउथ ईस्ट एशिया को कॉन्कर करके बर्मा तक अपनी पहुंच कर ली थी, और बर्मा से इंडिया तो बहुत नज़दीक है। और इन्हीं जापानीज़ के साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी भी आ रही थी, जिससे अंग्रेज़ों का डर और बढ़ गया था कि अगर इंडियन नेशनल आर्मी जापानीज़ के साथ में बर्मा के रास्ते भारत में घुसने में कामयाब रही तो भारत के लोग तो पूरे जापानीज़ और इंडियन नेशनल आर्मी के साथ हो जाएंगे और अंग्रेज़ों का ग्राउंड ही हिल जाएगा इंडिया से। और ऐसी सूरत में भारतीयों का अंग्रेज़ों के समर्थन में होना बहुत ज़रूरी था, और वो तभी हो पाएगा जब कांग्रेस के लीडर्स अंग्रेज़ों का समर्थन करेंगे। और कांग्रेस के लीडर अंग्रेज़ों का समर्थन कब करेंगे? जब अंग्रेज कोई ऐसा प्रस्ताव देंगे कांग्रेस को, ऐसे कोई पॉलिटिकल और सिविल राइट्स प्रॉमिस करेंगे जिससे कि कांग्रेस खुश हो जाए
और इसी उद्देश्य से स्ट्रैफर्ड क्रिप्स की लीडरशिप में एक मिशन आता है इंडिया में, जिसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव था, एजेंडा था कांग्रेस को मनाना, ताकि वो ब्रिटिशर्स के समर्थन में आए इस युद्ध के अंदर, और कांग्रेस के प्रभाव में भारत के लोग भी ब्रिटिशर्स के समर्थन में आए। और फिर अगर जापानीज और इंडियन नेशनल आर्मी भारत में घुसते भी है तो उन्हें एटलीस्ट भारत से कोई समर्थन ना मिल पाए, भारत के लोग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करें। तो यहाँ जैसे कि लिखा है, जापान वॉज एडवांसिंग आउटसाइड द ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड फॉल ऑफ बर्मा वॉज अ जॉल्ट टू द ब्रिटिश इन द वॉर। The threat of a Japanese invasion on India was looming and Indian support was essential for Britain's war efforts. Britain was facing pressure from United States and other allied leaders over its imperial policies in India and also to secure Indian cooperation for the allied war effort. This also led to the British government to send Cripps to India. अब Cripps के proposals क्या थे? पहला, एक डोमिनियन स्टेटस इंडिया में सेटअप किया जाएगा और इस डोमिनियन स्टेटस में फॉरेन मिनिस्ट्री पूरी तरह ब्रिटिश इंडियंस को दे दी जाएगी, किसी इंडियन को ही फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाएगा। इट वुड ऑल्सो बी एट द लिबर्टी टू टेक पार्ट इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक तरह से फॉरेन मिनिस्ट्री किसको दे दी जाएगी? भारतीयों को दे दी जाएगी। दूसरा पॉइंट, any province unwilling to join Indian dominion could form a separate union and have a separate constitution। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस थे जैसे पंजाब, बंगाल, अब यहाँ पे सेपरेटिस्ट राग अलाप लिए गए थे, तो उनको भी अपीस करना था। तो उसके लिए ये कहा गया कि कोई भी प्रोविंस अगर इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो वो अपना एक सेपरेट यूनियन बना सकता है और अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। और a constituent assembly would be formed to frame a new constitution for the country। एक नई संविधान सभा बनेगी जो इस नए डोमिनियन के लिए एक नया संविधान बनाएगी। The transfer of power and rights of minorities would be safeguarded by negotiations between the constituent assembly and the British government। और जो माइनॉरिटीज है उनका भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जो भी नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी वो नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट नेगोशिएशन करेगी और इंश्योर करेगी कि ऐसा कोई लॉ न बने, ऐसा कोई प्रावधान न बने जो माइनॉरिटीज़ के लिए फेवरेबल ना हो। तो सभी के हितों को यहाँ पे साधने की कोशिश करी क्रिप्स मिशन ने, बट कांग्रेस का अब लक्ष्य बन गया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कांग्रेस को भी ये बात समझ में आ गई थी कि वेस्टर्न थिएटर ऑफ वॉर में जर्मनी ने ब्रिटेन को दबाव में ला दिया है, ईस्टर्न थिएटर ऑफ वॉर में जापान ने ब्रिटेन को दबाव में ला दिया है, और यूनाइटेड स्टेट्स भी एक बड़ी पावर बन के उभरा है जो ब्रिटेन को एक बड़ी कॉलोनी नहीं रहने देना चाहता। इसलिए ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा दबाव में है। यही वो वक्त है जब ब्रिटिशर्स को पुश करके आज़ादी ली जा सकती है। बट क्रिप्स मिशन में आज़ादी का प्रोविजन दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए कांग्रेस ने इस क्रिप्स मिशन को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। और इसी रिजेक्शन के साथ में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन में सबसे मिलने के बाद ये कहा कि इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रम्बलिंग बैंक। एक डूबते बिखरते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव, जो कि खुद बैंक को नहीं पता कि वो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। वो एक चेक दे रहा है आने वाले महीनों के लिए। और इसलिए गांधी जी ने कहा कि दिस इज द टाइम, और यही वो वक्त है जब हमको कोई आंदोलन करना है और इस आंदोलन को करके अंग्रेज़ों को बुरी तरह दबाव में ले आना है। और तब गांधी जी ने अगस्त में 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा करी। This movement was launched, which is also called as the August Kranti. It was officially launched by the Indian National Congress and led by Mahatma Gandhi on 8th of August 1942. इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। It was supposed to be a peaceful, non-violent movement aimed at urging the British to grant India independence। ये पहला ऐसा आंदोलन था गांधी जी का, मार्क दिस, कि ये गांधी जी का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें गांधी जी अंग्रेज़ों से डायरेक्ट आज़ादी मांग रहे थे। वरना जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें तो डोमिनियन स्टेटस की मांग थी। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें कुछ लॉज को अपोज किया जा रहा था। लेकिन ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें सिर्फ एक ही मांग थी, आज़ादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस।
मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या थे? सबसे पहला, एन इमीडिएट एंड टू द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑफ द कमिटमेंट ऑफ फ्री इंडिया टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ इंपीरियलिज्म। इमीडिएटली, तुरंत अंग्रेज भारत को कमिट करें, एक कमिटमेंट दें, कुछ राइटिंग में दें, जिससे कि ये समझ में आए कि वो भारत को आज़ाद करना चाहते हैं, जिससे भारत को ये शक्ति मिले कि वो किसी भी तरह के साम्राज्यवाद से, किसी भी तरह के उपनिवेशवाद से खुद की रक्षा कर सके। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द ब्रिटिश विड्रॉल। जैसे ही ब्रिटिशर्स भारत को आज़ाद घोषित करें, वो यहाँ से चले जाएं और एक प्रोविजनल सरकार भारत की बन जाएगी जो आगे के सुधार और रिफॉर्म्स को देखेगी। और सैंक्शनिंग अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और कई ब्रिटिश कानूनों को विरोध करने के लिए उन्हें एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाने की भी परमिशन दी जाए। ये सारी मांगों के साथ में नॉन वायलेंट तरीके से एक मूवमेंट लॉन्च किया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ गांधी जी बाय अरेस्टिंग ऑल मेजर कांग्रेस लीडर। इन्होंने सारे प्रमुख कांग्रेस लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया अगले ही दिन, जिसकी वजह से ये मूवमेंट कांग्रेस के सेकेंड थर्ड लाइन के लीडर्स ने आगे बढ़ाया, वो भी अंडरग्राउंड रह के, जैसे जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, ये यंग लीडर्स थे। इन्होंने इस मूवमेंट को लीडरशिप प्रोवाइड करी और जो कोर लीडरशिप थी वो सब जेल में चले गए थे। ब्रिटिशर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी बैन कर दिया और इसके ज़्यादातर नेता तब तक जेल में रहे जब तक कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था या वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के कगार पे नहीं आया था। गांधी जी को ज़रूर 1944 में जेल से रिहा कर दिया गया था क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े नेता थे, उनकी लीडरशिप की एब्सेंस में ये मूवमेंट थोड़ा डायरेक्शनलेस भी हुआ और इसमें कई जगह वायलेंस भी हुई। अंग्रेज़ों ने भी गांधी जी को चेताया कि देखो वायलेंस हो रही, पर गांधी जी ने बोला कि नहीं, आप ये मत सोचना कि ये मूवमेंट मैं वापस लूँगा। अगर कहीं वायलेंस हो रही तो वो इसीलिए हो रही क्योंकि आप उस वायलेंस को कॉज कर रहे हो, आप लोगों के साथ में ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हो जिसके बाद लोगों के सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा आपने कि वो हिंसा ना करें। हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया था, जैसे कि मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग तो एकदम प्रो ब्रिटिश हो गई थी इस समय, क्योंकि मुस्लिम लीग का एजेंडा अब पाकिस्तान बनाने का था और मुस्लिम लीग को ये लगता था कि पाकिस्तान सिर्फ अंग्रेज बनवा सकते, इसलिए इस समय अंग्रेजों को सपोर्ट करना है हमको युद्ध के दौरान। हिंदू महासभा की अगर बात की जाए तो हिंदू महासभा वॉज लार्जली न्यूट्रल ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। ना उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, ना उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। मुस्लिम लीग कांग्रेस के अपोज में आके खड़ी हो गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह थी कि ये मूवमेंट फाइनल टच नहीं हासिल कर सका। एक तो इसके प्रमुख लीडर सारे जेल में थे, दूसरा मुस्लिम लीग, कृषक प्रजा पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, जो मुस्लिम्स की पार्टीज थी, इन सारी पार्टीज ने इस मूवमेंट को अपोज किया और ब्रिटिशर्स को पूरा सपोर्ट दिया इस मूवमेंट के दौरान, जिसकी वजह से मूवमेंट कभी भी एकम्प्लिश नहीं हो पाया। बट हाँ, एक बड़ा मूवमेंट था जो कि लॉन्च किया था गांधी जी ने, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी अनसक्सेसफुल हुआ। लेकिन वहीं जहाँ एक तरफ भारत में राजनीतिक तौर तरीकों से, संवैधानिक तौर तरीकों से महात्मा गांधी आज़ादी के लिए एक आंदोलन लॉन्च कर रहे थे, लेकिन हमारे एक नेता थे जिनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस was very active man and he wanted to take full advantage of the ongoing World War II to achieve independence for India। भारत के लिए आज़ादी हासिल करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 से ही कवायदें शुरू कर दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 में 23 जनवरी को कटक में पैदा होते, जो कि उस समय उड़ीसा डिवीजन बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था। और काफ़ी ज़बरदस्त एजुकेशन इनकी होती है। इनके फादर इनको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करवाना चाहते थे, इन्होंने अच्छी एजुकेशन भी ली। अच्छी एजुकेशन लेके वॉज अ प्रोमिनेंट स्टूडेंट और पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने सिविल सर्विसेज की टफ एग्ज़ाम को क्रैक किया। ट्रेनिंग पे भी गए लेकिन छोड़ के आ गए क्योंकि इनका मन भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ था। ICS की एग्ज़ाम तो इन्होंने सिर्फ अपने फादर को प्रूफ करने के लिए दी थी और उसको क्रैक किया था, ताकि उनको बताना चाहते थे कि आई एम क्वाइट केपेबल ऑफ क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम। क्योंकि इनके फादर अक्सर कहा करते थे
कि तुम फ्रीडम मूवमेंट में इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि तुम पढ़ाई से डरते हो, क्योंकि तुम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने बोला नहीं, फ्रीडम मूवमेंट मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता हूँ, ये गलत बात है। अब मैं एग्ज़ाम क्रैक करूँगा टू प्रूव अ पॉइंट टू यू, मुझे ज्वाइन नहीं करना है, लेकिन आपको कोई शक नहीं रहना चाहिए। तो इन्होंने अपने फादर को एक पॉइंट प्रूव करने के लिए इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, बीच में छोड़ के आ गए। कुछ वक्त बड़ौदा के गायकवाड़ रॉयल फैमिली में भी इन्होंने काम किया एक ऑफिसर की तरह, लेकिन वहाँ से भी इन्होंने छोड़ दिया। चित्तरंजन दास जो बंगाल के एक बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, बाद में उन्होंने स्वराज पार्टी बना ली थी, उन्हीं चित्तरंजन दास के अंडर में इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो CR दास थे, जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी, आपको याद होगा। ही स्टूड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। शुरू से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये डोमिनियन स्टेटस में बिलीव ही नहीं करते थे। इनका मानना था पूरी आज़ादी। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट सत्याग्रह 1930, अपोज द सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड किया था इरविन के साथ पैक्ट साइन करके, तब भी इन्होंने गांधी जी को अपोज किया था। बोस वन द कांग्रेस। अब गांधी जी के बड़े अगेंस्ट हो गए थे पॉलिटिकली, मतलब जिसको हम कहते हैं आइडियोलॉजिकली। गांधी जी और इनकी विचारधारा मिलती नहीं थी। गांधी जी वॉज लाइक कि पैसिव रेजिस्टेंस को ज़्यादा सपोर्ट करते थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्टिव रेजिस्टेंस को सपोर्ट करते थे। यहीं पे इन दोनों की आइडियोलॉजी जो थी वो बिल्कुल भी एक दूसरे से मैच नहीं करती थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस में इनका एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा था और इन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को भी कॉन्टेस्ट किया। इन 1939 एट त्रिपुरी ही वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेंस्ट गांधी जी's कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया। गांधी जी ने इनको मना किया कि देखो सुभाष, आप कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मत लड़ो, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है थोड़ी अग्रेसिव। मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस आपके जैसी अग्रेसिव विचारधारा वाले इंसान के द्वारा लीड की जाए। पर नेताजी ने बोला नहीं, आई विल ट्राई माई लक, लेट अस सी कि कांग्रेस वाले मेरी विचारधारा को पसंद करते हैं कि नहीं करते। तो गांधी जी ने बोला कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट मेरा कैंडिडेट खड़ा करूंगा, पट्टाभी सीतारामैया। पूरे इलेक्शन के दौरान गांधी जी ने पर्सनली पट्टाभी सीतारामैया के लिए इलेक्शन कैंपेनिंग किया, लेकिन उसके बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेंस कांग्रेस के अंदर ऐसा था कि उनकी जीत हुई। लेकिन गांधी जी ने उनकी जीत के बाद नेताजी सुभाष चंद्र से बोस से कहा कि अगर तुम मेरा सम्मान करते हो, मेरी इज्जत करते हो, तो इस प्रेसिडेंशियल पद को होल्ड करने से इनकार कर दो। तो नेताजी ने कहा कि देखो गांधी जी, अगर ऐसा है कि आपको मैं इतना ही नहीं पसंद हूँ, मेरे तरीके इतने नहीं पसंद है, तो फिर मैं पार्टी ही छोड़ देता हूँ। और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी ही छोड़ दी और अपनी खुद की एक पार्टी बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया था द फॉरवर्ड ब्लॉक, क्योंकि वो वैसे भी बहुत आगे की सोचते थे। द पर्पस वॉज टू कंसोलिडेट द पॉलिटिकल लेफ्ट एंड मेजर सपोर्ट बेस इन हिज होम स्टेट बंगाल, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फ्रीडम मूवमेंट को तेज करना, खास तौर पे इन द बैकग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ही वांटेड टू टेक कंप्लीट एडवांटेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। ये जानते थे कि वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश फंस चुके, ईस्ट में जापान के हाथों, वेस्ट में जर्मनी के हाथों, और इटाली में, नॉर्थ अफ्रीका में भी इटाली परेशान कर रहा था। तो ये जानते थे कि यही वक्त है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है, और ये अंग्रेज़ भी जानते थे कि ये ऐसा कुछ कर सकते। इसलिए अंग्रेज़ों ने इनको इनिशियली हाउस अरेस्ट में डाल दिया, लेकिन ये बड़ी चालाकी से हाउस अरेस्ट से निकल गए। अंग्रेज़ों की नाक के नीचे से निकल के अफगानिस्तान पहुंचे, और अफगानिस्तान के रास्ते ये जर्मनी पहुंचे, और जर्मनी में जाके मिले सीधे किससे? जर्मनी में जाके मिले सीधे एडोल्फ हिटलर से। एडोल्फ हिटलर को इन्होंने इनिशियली ये कहा कि दिस इज जर्मनी, now this is if I cannot see properly here, but somewhere around here is Germany, somewhere around here is Germany। नेताजी का ये प्लान था कि ईस्ट वेस्टर्न थिएटर ऑफ वॉर में कई ऐसे इंडियन ट्रूप्स हैं जो कुछ मोर्चों पर हार गए हैं, एंड दे हैव बीन टेकन एज प्रिजनर ऑफ वॉर बाय द जर्मन्स। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर के सामने एक मांग रखी कि जितने भी इंडियन सोल्जर्स हैं भी आप मुझे दे दो, मैं इन इंडियन सोल्जर्स को मोटिवेट करूंगा कि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने देश के लिए लड़े, और इनको ले जाऊंगा वॉर जोन से भारत की तरफ,
और भारत की तरफ अंग्रेज़ों के ही ये ट्रेंड सोल्जर्स अंग्रेज़ों के ही खिलाफ हमला करेंगे और कई भारतीय सैनिक भी इनके साथ जुड़ते जाएंगे। ये प्लान था इनका। पर जर्मन अथॉरिटीज़ और हिटलर ने इनको कुछ और सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि जर्मनी से भारत की दूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जापान से भारत की दूरी कम है और जापानीज फोर्सेस ऑलरेडी बर्मा तक पहुंच चुकी। तो इनको ये कहा गया कि अगर आप बर्मा चले जाओ सेल करके, अगर आप सेल करके बर्मा चले जाओ, ये जापानीज से मिल लो। तो ये जो जापानीज है इनके पास भी कई इंडियन ट्रूप्स है जो प्रिजनर ऑफ वॉर बनाए गए हैं, तो आप इनकी मदद से भारत जल्दी पहुंच सकते हो। ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, बजाय कि आप यहां से जाओ। तो बात सही थी, माननी पड़ी नेताजी को। और नेताजी फिर जर्मन यू बोट में, सबमरीन में सेल करके इंडियन ओशन पहुंचते हैं। यहाँ पे कुछ जापानीज सबमरीन्स इनको रिसीव करती है। फिर ये जापान जाते हैं, वहाँ पे जापानीज अथॉरिटीज़ के साथ में बात करते हैं और जो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको लेकर इंडियन नेशनल आर्मी बनाते। हालांकि ये पहली बार नहीं था कि इंडियन नेशनल आर्मी बन रही थी। इससे पहले भी एक बार कैप्टन मोहन सिंह नाम के एक इंडियन ऑफिसर ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरा हो नहीं पाया था क्योंकि जापानीज ये चाहते थे कि इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिक हथियार नहीं उठाएं, वो सिर्फ जापानीज को सपोर्ट करें आगे बढ़ने में, दूसरे कामों में। लेकिन कैप्टन मोहन सिंह का ये कहना था कि हम सैनिक हैं, युद्ध करना जानते हैं, तो हम सपोर्ट के काम नहीं करेंगे। अगर हम लड़ रहे हैं आपके साथ तो कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। जापानीज को भारतीयों के ऊपर विश्वास नहीं था क्योंकि अल्टीमेटली वो उनके दुश्मन थे, प्रिजनर ऑफ वॉर थे। तो शक था जापानीज को कि इनके हाथ में हथियार दे दिए तो कहीं ये हम पे ही नहीं चला दे। इसीलिए उस समय वो इंडियन नेशनल आर्मी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापानीज अथॉरिटीज़ को ये कॉन्फिडेंस दिया कि अगर भारतीय सैनिकों के हाथ में हथियार दे दिए गए तो ये एक इनविंसिबल फोर्स बन जाएगी जो अपने देश के लिए लड़ रही होगी, अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रही होगी। एंड नेताजी ही सक्सीडेड इन कन्विंसिंग द जापानीज अथॉरिटीज़। और इसी के साथ में सेकेंड इंडियन नेशनल आर्मी का गठन होता है प्रेजेंट डे सिंगापुर में। The army was declared to the army of Bose's provisional government of free India। इन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बनाई फ्री इंडिया की, और INA drew its ex-prisoners and thousands of civilian volunteer from the Indian expatriate population in Malaya and Burma। वहाँ पे रहने वाले बहुत सारे भारतीय थे जिनको मिला के और बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को मिला के इन्होंने एक इंडियन नेशनल आर्मी को गठन किया। दिस सेकेंड इंडियन नेशनल आर्मी फॉट along the imperial Japanese army against the British forces in the campaigns in Burma, in Imphal and Kohima। ये तीन जगहों पे इन्होंने मिलकर लड़ाई करी। In the initial phase, Indian National Army along with Japanese Army achieved success against the British and their allies, and the two forces had taken Burma and also hoisting the flag at Andaman and Nicobar Islands। तो इनको इनिशियली तो बहुत सक्सेस मिली, इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के मिल के कई इलाके जीते, अंग्रेज़ों को पुश बैक किया, बर्मा को जीता, अंडमान निकोबार के आइलैंड पे भी इन्होंने अपना झंडा लहरा दिया। लेकिन फाइनली एक लड़ाई में इनको हार का सामना करना पड़ा जिसे बैटल ऑफ इम्फाल एंड कोहिमा कहते हैं। नाउ द इंपीरियल जापानीज आर्मी एंड इंडियन नेशनल आर्मी वेर ऑलमोस्ट एट द डोर स्टेप्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये लोग अब पहुंच गए थे कोहिमा और इम्फाल के दरवाजे तक। अगर कोहिमा और इम्फाल में ये पहुंच जाते तो कोहिमा और इम्फाल पहुंच के ये सीधे चले जाते यहाँ से दीमापुर, और यहाँ से दिस इज इम्फाल रीजन एंड दिस इज कोहिमा, यहाँ से सीधे दीमापुर चले जाते। एक बार अगर ये दीमापुर पहुँच जाते तो बहुत इजीली ये पहाड़ों को अवॉइड करके आसाम से बंगाल, बंगाल से बिहार और बिहार से फर्दर दिल्ली तक पहुँच जाते, जो कि नेताजी का नारा था दिल्ली चलो। तो ये आखिरी मोर्चा था जिसके टूटते ही दिल्ली का रास्ता क्लियर था। एक बार ये मोर्चा टूटा तो दीमापुर दूर नहीं, और एक बार दीमापुर पहुंच गए तो दिल्ली दूर नहीं। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स थे, जो उनके लिए लॉयल थे, जो ब्रिटिशर्स के अपने ट्रूप्स थे, उन्होंने मजबूत मोर्चे बना रखे थे और पहाड़ों में इन लड़ाई के अंदर जापानीज आर्मी और इंडियन नेशनल आर्मी को हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते जापानीज आर्मी का बड़ा नुकसान हुआ और उनको रिट्रीट करना पड़ा, वापस पीछे हटना पड़ा। और इंडियन नेशनल आर्मी का जो वो ड्रीम था
दिल्ली में जाके तिरंगा लहराने का। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे पूरा नहीं हो पाया। मीनवाइल 9 मई 1945 को रशियंस ने जर्मनी के ऊपर एक बड़ा इन्वेजन किया और फ्यूरर जो हिटलर था उसने अपने आप को हेड शॉट दे के सुसाइड कमिट किया, जिसके साथ ही जर्मनी की हार होती सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जापान के वॉर एफर्ट्स को एब्रप्टली एंड पे लाने के लिए उनके हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स एक्सप्लोड कर दिए, जिसकी वजह से जापान का सरेंडर भी हो जाता है। और ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जिसकी मदद से नेताजी दिल्ली में पहुंचकर अपना झंडा लहराना चाहते थे, वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो जाता है। जो पावर्स उनको सपोर्ट कर रही थी, अनफॉर्चुनेटली वो पावर्स की हार होती। लेकिन नेताजी दुखी तो होते ही होंगे, पर उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी थी। अपने लोगों को उन्होंने यही कहा कि दिल्ली चलना हमारा लक्ष्य है, शायद इस रास्ते से नहीं तो किसी और रास्ते से, लेकिन दिल्ली हम ज़रूर चलेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली नेताजी जल्दी ही एक प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। सपोजिडली बिलीव्ड कि वो मारे जाते हैं उस प्लेन क्रैश के अंदर, जिसको लेकर भी आगे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही कि क्या वो प्लेन क्रैश में मारे गए थे या कुछ और हादसा हुआ था उनके साथ में, या वो लंबे समय तक जीवित रहे थे। देयर आर सेवरल थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस रिगार्डिंग दिस, बट इट इज़ वाइडली बिलीव्ड, ऑफिशियली बिलीव्ड कि वो उस प्लेन क्रैश के अंदर मारे गए थे, और इसी के साथ में उनका स्ट्रगल भी ख़त्म होता है। लेकिन जो अलख उन्होंने जगाई थी, स्वाधीनता की अलख, युद्ध करके जीत हासिल करके आज़ादी प्राप्त करने की अलख, वो सुलगती रही, वो बंद नहीं हुई, और वो यहाँ पर प्रतिलक्षित होती है। ये तो सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली, वो यहाँ पे प्रतिलक्षित होती है, जिसको हम कहते हैं INA ट्रायल्स, इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स। अब नेताजी की तो डेथ हो जाती, नेताजी की डेथ के बाद में ब्रिटिशर्स काउंटर अटैक करते बर्मा के इलाके दोबारा जीतने के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के इलाके दोबारा जीतने के लिए, और इस प्रोसेस में बहुत सारे इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स और सोल्जर्स को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया जाता है, और इनको प्रिजनर ऑफ वॉर बना के लाया जाता है भारत में, और भारत में लाके रेड फोर्ट्स के अंदर इनके ट्रायल चलाए जाते हैं। क्योंकि इनका नारा था ना दिल्ली चलो, तो अंग्रेज इनको इंसल्ट करने के लिए दिल्ली ही लेके आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नारा था ना दिल्ली चलो, अब दिल्ली में ही लाल किले के अंदर तुम्हारे केसेस को हियर किया जाएगा और वहीं पे तुमको फांसी की सज़ा भी सुनाई जाएगी। तो INA ट्रायल्स की यहाँ पे शुरुआत होती है, और इसमें 3 ऑफिसर का ट्रायल हो रहा था, जिनका नाम था कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों एंड मेजर जनरल शाहनवाज खान, और इन तीनों को मौत की सज़ा सुनाई जा रही थी। ये जो 3 ऑफिसर्स थे, इन 3 ऑफिसर्स का जिस तरह से प्रोपेगेंडा करते हुए ब्रिटिशर्स ने ट्रायल किया लाल किले के अंदर, इसकी वजह से पूरे भारत के लोग एक हो गए। पूरे भारत के लोगों को याद आ गया भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिनकी फांसी टाल नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि इन 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की फांसी तो टलवा के रहेंगे। सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी यहाँ पे एक हो गई थी, इवन मुस्लिम लीग भी सपोर्ट में आ गई थी इनकी फांसी टलवाने के लिए, और उसकी एक वजह थी, उसकी वजह ये थी कि उनमें एक पर्सन था मेजर जनरल शाहनवाज खान, जो कि मुस्लिम था। तो मुस्लिम लीग ने सोचा कि अगर हम सपोर्ट में नहीं आएंगे मेजर जनरल शाहनवाज खान के, तो ऐसा ना हो कि मुस्लिम पॉपुलेशन का हमारे ऊपर से फेत उड़ जाए, क्योंकि कांग्रेस तो तीनों को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग मेनली इसको सपोर्ट कर रही थी, बट इनके चक्कर में बाकी 2 को भी सपोर्ट करना पड़ रहा था उनको। बट जो भी था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे एक हो जाती है, सारे लोग एक हो जाते हैं। इतना दबाव बनता है ब्रिटिशर्स के ऊपर कि ब्रिटिशर्स समझ गए कि अगर इनको फांसी दी तो पूरे देश के लोग दंगे भड़का देंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ, और फिर उस स्थिति को संभाला नहीं जा सकता। इसलिए पहली बार ब्रिटिशर्स को किसी को फांसी की सज़ा सुनाने के बाद में उस फांसी की सज़ा को कैंसिल करना पड़ा। ये फांसी की सज़ा कभी भी एक्ट में नहीं आ पाई, एक्शन में नहीं आ पाई। इन तीनों के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला के इनको दोषी करार दिया गया था। The Indian National Congress and Muslim League both made the release of the 3 defendants. They were sentenced to death, but under the pressure from political parties from India, Army Chief Claude Auchinleck was forced to commute the sentences of the 3 defendants in the first trial. कुछ मेजर वकील जो इनके
डिफेंस में इस केस को लड़ते हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं: भूला भाई देसाई, आसिफ अली, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, लेफ्टिनेंट कर्नल हुरीलाल वर्मा। ये सारे वो मेजर वकील थे जिन्होंने कि इन तीनों के डिफेंस में केस को लड़ा था और अल्टीमेटली सक्सेस भी हासिल करी थी। और भारत के लोगों को भी इनके फेवर में इकट्ठा करने में इन्हीं लीडर्स का प्रमुख योगदान था। लेकिन अब इस सब के बाद में ये क्लियर हो गया था कि अंग्रेजों को भारत तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भले ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उनकी जीत हो गई थी, लेकिन सही मायनों में जीत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया की हुई थी। क्योंकि एक तरफ रशिया ने जर्मनी को हराया था, दूसरी तरफ यूएसए ने जापान को हराया था। ब्रिटिशर्स तो बस किसी तरह से अपना ग्राउंड होल्ड कर पाए थे वेस्टर्न थिएटर ऑफ वॉर में और ईस्टर्न थिएटर ऑफ वॉर में। और अब अमेरिका और रशिया दोनों का ही प्रेशर था ब्रिटेन के ऊपर कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाएगा और कॉलोनाइजेशन को भारत से ख़त्म किया जाएगा, इनफैक्ट दुनिया से ख़त्म किया जाएगा। तो ब्रिटेन अब ओबलाइज्ड था कि उसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होने की वजह से उसकी इस बात को मानना पड़ेगा कि कॉलोनाइजेशन को ख़त्म कर रहा है। तो अब सवाल यहाँ पे आके टिक गया था कि भारत आज़ाद कैसा होगा? क्या भारत की दो टुकड़े होंगे और आज़ाद होगा, या एक अनडिवाइडेड इंडिया आज़ाद होगा? इस बात को लेके अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में डेडलॉक क्रिएट हो गया था। इसी डेडलॉक को पहली बार खत्म करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कांग्रेस के एक लीडर थे, उन्होंने एक फॉर्मूला, एक प्लान दिया था जो CR फॉर्मूला के नाम से या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला के नाम से जाना जाता, जो 1944 में आया था। द लीग वॉज इंक्रीजिंगली डिमांडिंग ए सेपरेट नेशन ऑफ पाकिस्तान फॉर मुस्लिम्स, जबकि INC वॉज अगेंस्ट द पार्टीशनिंग ऑफ द कंट्री। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि आफ्टर द वॉर a commission would be entrusted with the task of demarcating those areas with an absolute majority of Muslims, and a plebiscite to be held in those areas where all inhabitants, Muslim and non-Muslims, would vote based on adult suffrage whether to form a separate sovereign nation or not. सिंपल सा प्लान था। इन्होंने कहा जैसे लड़ाई ख़त्म होती है एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी ऐसे एरियाज़ को डिमार्केट करेगी जिन एरियाज़ में मुस्लिम मेजॉरिटी है, और उन एरियाज में एक जनमत संग्रह करवाया जाए, लोगों से वोट लिए जाए कि क्या वहाँ के लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, या एक अनडिवाइडेड इंडिया रहने देना चाहते हैं। अगर और इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब वोट करेंगे। अब अगर ज़्यादा वोट पाकिस्तान के फेवर में आ गए तो पाकिस्तान बना दो, ज़्यादा वोट अनडिवाइडेड इंडिया के फेवर में आ गए तो अनडिवाइडेड इंडिया बना दो। तो बहुत सिंपल सा इन्होंने प्लान दिया था जो रैशनल भी दिखाई देता था। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को ही काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ थी इस प्लान को लेके, इसीलिए कभी भी एक्सरसाइज नहीं हुआ। मुस्लिम लीग को ये लगता था कि हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, पारसी ये सब मिलकर इंडिया के फेवर में ही वोट करेंगे, और कुछ मुस्लिम्स भी ऐसे हैं जो इंडिया के फेवर में वोट करेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी इंडिया के फेवर में आ जाए। वहीं कांग्रेस को भी डर था कि कहीं सारे मुस्लिम्स मिलकर अगर पाकिस्तान के फेवर में वोट कर दें तो वो तो मेजॉरिटी में है इन प्रोविंसेस में, तो वो तो जीत ही जाएंगे और भारत डिवाइड ना हो जाए। तो दोनों की अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ थी, जिसके चलते ये प्लान जो सेंसिबल लगता था लेकिन कभी भी एक्सरसाइज नहीं हो पाया। तो फिर लॉर्ड वेवल 1945 में एक नया प्लान लेके आते हैं कि भारत की आज़ादी कैसे हो। तो इसे वेवल्स प्लान कहा जाता है, क्योंकि गर्मी का मौसम था। इन्होंने कई पॉलिटिकल लीडर्स को मीटिंग के लिए बुलाया था, और आप तो जानते ही कि उत्तर भारत में कितनी गर्मी होती दिल्ली के अंदर जून के महीने में, इसीलिए इन्होंने इसको शिमला में बुलाया था, जो कि अंग्रेज़ों की भी समर कैपिटल हुआ करती थी। क्योंकि शिमला में सारे लोग मिले थे, इसीलिए इसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। अब इसके प्रस्ताव क्या थे? पहला इसका प्रस्ताव ये था कि द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज टू हैव ऑल इंडियन मेंबर एक्सेप्ट द वाइसरॉय हिमसेल्फ एंड द कमांडर इन चीफ। अब इन्होंने कहा कि वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सारे इंडियन मेंबर हम बना देंगे सिवाय वाइसरॉय के और एग्जीक्यूटिव काउंसिल कमांडर इन चीफ के। दूसरा, मुस्लिम्स वेर गिवन 6 out of 14 सीट्स which accounted for more than their share of population।
उस जमाने में अनडिवाइडेड इंडिया में 25% मुस्लिम आबादी रहती थी और 14 सीट्स वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की होती थी। अगर 14 सीट्स के हिसाब से 25% हम देखें तो कुछ 3.5 के आसपास आता है, 3.5 या 4 मान लो। लेकिन मुस्लिम्स को 6 सीट्स दी गई, इसमें रिजर्व की गई, जो उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के मुकाबले ज़्यादा थी, टू अपीज द मुस्लिम लीग कि देखो हमने वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सारे इंडियन मेंबर्स में से ऑलमोस्ट 40 to 45% सीट्स आपको दी, जबकि आपकी पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है, सिर्फ 25% है। द फॉरेन अफेयर पोर्टफोलियो वुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम गवर्नर जनरल टू एन इंडियन मेंबर। जो फॉरेन अफेयर का पोर्टफोलियो है वो भी एक इंडियन मेंबर को पूरी तरह हैंड ओवर किया जाएगा। द डिफेंस वुड बी हैंडल्ड बाय अ ब्रिटिश जनरल अंटिल द फुल ट्रांसफर ऑफ पावर वॉज मेड। जब तक भारत को पूरी अथॉरिटी नहीं मिल जाती तब तक सिर्फ एक ब्रिटिश जनरल भारत का कमांडर इन चीफ रहेगा, उसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशंस भारतीयों को दे दी जाएगी। The Viceroy or Governor General would still have the power of veto, but its use would be minimal. हाँ, अभी भी वाइस रॉय के पास में वीटो की पावर रहेगी, लेकिन वो उसका रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में यूज़ करेंगे, हर केस में यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह से एक कॉम्प्रोमाइज़ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में करने की कोशिश की गई, बट अनफॉर्चुनेटली अब कांग्रेस की डिमांड आज़ादी से कम कुछ भी नहीं थी और मुस्लिम लीग की डिमांड पाकिस्तान से कम कुछ भी नहीं थी। तो ये वीवल्स प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाती है। उसके बाद 1946 में एक और कोशिश होती है ब्रिटिशर्स की तरफ से ट्रांसफ़र ऑफ पावर करने की, और इस कोशिश को कैबिनेट मिशन के नाम से या कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से जाना जाता है, जो 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ब्रिटिश कैबिनेट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो उनके कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स था, उस कैबिनेट के कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स आए थे इस प्रपोजल को लेके, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है, जिसके प्रपोजल्स बड़े इंटरेस्टिंग थे। इसके मेंबर द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज देन क्लीमेंट एटली, डिसाइडेड टू सेंड अ मिशन टू इंडिया फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू इंडियन लीडर्स। द मिशन हैड 3 मेंबर्स, 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स जो पहले भी आ चुके थे क्रिप्स मिशन लेके, एंड एवी अलेक्जेंडर। प्रोविजन क्या थे? प्रोविजन ये था, द डोमिनियन ऑफ इंडिया वुड बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस विदाउट एनी पार्टीशन। तो ये तय हुआ था कैबिनेट मिशन में कि भारत को आज़ादी दी जाएगी, लेकिन भारत का पार्टीशन नहीं किया जाएगा, अनडिवाइडेड इंडिया को आज़ादी दी जाएगी। कैसे? 3 ग्रुप में भारत को बांटा जाएगा। ग्रुप ए मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूपी, बिहार, बॉम्बे, उड़ीसा बनेंगे। ये वो सारे प्रोविंसेस थे जो कौन से प्रोविंसेस थे? हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस को ग्रुप ए बनाया गया। ग्रुप बी में कौन से प्रोविंसेस डाले? पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान। ग्रुप बी में उन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी के वो प्रोविंसेस डाले जो उत्तर पश्चिम भारत में सिचुएटेड थे। मुस्लिम मेजॉरिटी ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और बनाया एक ग्रुप सी जिसमें बंगाल और आसाम को डाला। ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाके थे, लेकिन ईस्टर्न इंडिया के मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाके थे। तो दीज वेर द मुस्लिम मेजॉरिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया। और इसके साथ अंग्रेजों ने यह कहा, द सेंट्रल गवर्नमेंट एट दिल्ली वुड हैव पावर्स ओवर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस। दैट्स इट। केंद्र सरकार के पास में सिर्फ 3 शक्तियां रहेगी भारत में, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, और हाँ करेंसी एंड द करेंसी। नोट सेंट्रल गवर्नमेंट ही छापेगी। रेस्ट ऑफ द पावर्स
वुड बी वेस्टेड विद द प्रोविंसेस, बाकी शक्तियां जो है वो प्रोविंसेस के पास में रहेगी। अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी सेटअप फॉर राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। तो मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स थे, अगर आपको याद हो, तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसमें प्रोविंसेस के पास में ऑटोनॉमी हो और एक कमज़ोर केंद्र सरकार हो। एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे अंग्रेज़ों ने लागू कर दी थी कि एक कमज़ोर केंद्र सरकार रखी थी जिसके पास लिमिटेड पावर होगी, और प्रोविंसेस को रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड करके ऑटोनॉमी दे दी थी कि हर प्रोविंस अपने हिसाब से काम करती रहेगी, उनके पास में ऑटोनॉमी रहेगी। बट कांग्रेस को ये एक्सेप्टेबल नहीं था। कांग्रेस, अंग्रेज सोचते थे कि कांग्रेस ये एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि इसमें पार्टीशन नहीं हो रहा है। मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि इसमें प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जा रही है और प्रोविंसेस भी रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड की गई है। तो मुस्लिम लीग ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, ऐसा देश नहीं चाहिए जहां केंद्र सरकार के हाथ में कुछ हो ही नहीं, कोई पावर ही नहीं केंद्र सरकार के हाथ में राज्यों को नियंत्रित करने के लिए। इसलिए कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट किया और मुस्लिम लीग इससे बहुत नाराज हो गई। मुस्लिम लीग ने बोला कि हमको ये एक्सेप्टेबल था, लेकिन कांग्रेस तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कैबिनेट मिशन के फेल होने के बाद, कांग्रेस के इस मिशन को रिजेक्ट कर देने के बाद में अपने लोगों से अपील करी डायरेक्ट एक्शन की। उन्होंने कहा कि अब अगर आपको पाकिस्तान बनाना है तो डायरेक्ट एक्शन करना पड़ेगा। और इनके डायरेक्ट एक्शन का रिस्पॉन्स ये रहा कि ईस्ट बंगाल और पंजाब के इलाकों में बुरी तरह से दंगे भड़क गए। वहाँ के मुस्लिम जो भी लीडर्स थे, उन लोगों ने वहाँ के लोकल हिंदूज को मार मार के भगाना शुरू किया। और इसका रिस्पॉन्स भारत में भी होना शुरू हुआ कि भारत के अंदर भी यहाँ के कई ऐसे हिंदूज थे जिन्होंने यहाँ की मुस्लिम आबादी को मार मार के इन इलाकों में भगाना शुरू किया जो बंगाल के या पंजाब के इलाके थे। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पूरे देश में बहुत बुरी तरह से दंगे भड़क गए, खून खराबा होना शुरू हो गया। ऐसे में ब्रिटिशर्स के लिए अर्जेंसी हो गई कि वो फटाफट भारत से ट्रांसफ़र ऑफ पावर करके निकले। और फिर ये जिम्मेदारी एक नए वाइस रॉय को दी गई जिसका नाम था माउंट बैटन, और इनको भेजा गया एक स्पीडी ट्रांसफ़र ऑफ पावर करने के लिए कि फटाफट आप ट्रांसफ़र ऑफ पावर करो और इस खून खराबे के दौर से निकल कर आओ, क्योंकि अब हमको भारत तो छोड़ना ही है। तो अब इतना लाइबिलिटी लेके, इतना खून खराबा खुद झेल के क्यों भारत में रहे हम, फटाफट इनको ट्रांसफ़र ऑफ पावर करो और निकल के आओ यहाँ से। और फिर इसी के साथ में माउंट बैटन प्लान लेके आते हैं लॉर्ड माउंट बैटन, हु केम टू इंडिया एज द लास्ट वाइस रॉय and was assigned the task of a speedy transfer of power by the then British Prime Minister Clement Attlee in May 1947. Mountbatten came up with the plan under which he proposed that the provinces would be declared independent successor states and then be allowed to choose whether to join the Constituent Assembly or not. This plan was called as Dickey Bird Plan. इसको प्लान बाल्कन भी कहा जाता है, इसको प्लान डिकी बर्ड भी कहा जाता है। पहला प्लान इनका ये था कि जितने भी इंडियन प्रोविंसेस हैं सबको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाए और फिर उनको चॉइस दे दी जाए, तुम्हें ज्वाइन करना हो तो इंडियन डोमिनियन ज्वाइन करो, तुम्हें ज्वाइन करना हो तो पाकिस्तान ज्वाइन करो, तुम्हें ज्वाइन करना हो तो इंडिपेंडेंट रहो। सारे भारतीय राज्यों को, ब्रिटिश प्रोविंसेस को ये आज़ादी उन्होंने दे दी। नेहरू जी ने इसका बड़ा अपोज किया। नेहरू जी ने बोला इस तरह तो कई प्रोविंस जो है आज़ाद हो जाएंगे, बोलेंगे हमको आज़ाद रहना है और भारत अखंड नहीं बन पाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में भारत बनेगा, जरा सा भारत बनेगा, कहीं मद्रास एक अलग देश होगा, कहीं पंजाब एक अलग देश होगा, कहीं सेंट्रल प्रोविंस एक अलग देश होगा और दिल्ली और उसके आसपास कोई छोटा सा भारत जैसा बन जाएगा। तो इस तरह से तो आप भारत का बाल्कनाइजेशन कर दोगे, तो ये हमको एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर, और इसको डिकी बर्ड प्लान भी कहा गया। डिकी बर्ड मतलब होता है छोटा परिंदा, तो ये भारत को छोटे छोटे परिंदों जैसा डिवाइड कर रहे थे, इसलिए इसको डिकी बर्ड प्लान भी कहा गया था। लेकिन जब कांग्रेस ने इसको बहुत स्ट्रांगली अपोज किया तो माउंट बैटन केम अप विथ अनदर प्लान। अब माउंट बैटन का प्लान क्या था? माउंट बैटन का प्लान कैबिनेट मिशन से इंस्पायर्ड था। लॉर्ड माउंट बैटन ने कहा कि जो ग्रुप ए की स्टेट्स हैं
ये सारी ग्रुप ए की स्टेट्स, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूपी, बिहार, बॉम्बे, ओडिशा, जो हिंदू मेजॉरिटी की ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, ये सब बन जाएगी भारत। और जो मुस्लिम मेजॉरिटी की ग्रुप बी और ग्रुप सी की स्टेट्स हैं, ये बन जाएगी पाकिस्तान। और उसके बाद जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो रियासतें हैं, वो सारी की सारी रियासतों को आज़ादी हम देंगे कि वो रियासतें चाहें तो भारत को ज्वाइन करें, वो रियासतें चाहें तो पाकिस्तान को ज्वाइन करें। देन वाइसरॉय केम अप विद अनदर प्लान ऑन जून 3, जिसको जून 3 प्लान भी कहा जाता है। दिस प्लान वॉज द लास्ट प्लान फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, ऑल्सो कॉल्ड एज माउंटबेटन प्लान। सही मायनों में इसको माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। जो पुराना वाला प्लान था, जिसमें सभी को, ब्रिटिश प्रोविंसेस को भी छूट दे दी गई थी कि आप भी चाहो तो आज़ाद हो सकते, उसको डिकी बर्ड प्लान बोलते थे। अकॉर्डिंग टू दिस वन, द इंडिया वुड बी पार्टीशनड, क्रिएटिंग पाकिस्तान, इन princely states had the right to choose either of them or remain independent। और बस यहीं पे ये प्लान सबको एक्सेप्टेबल हो गया। भारत को भी ये बात समझ में आई, मतलब कांग्रेस को भी ये बात समझ में आई कि हाँ, अब पार्टीशन इनएविटेबल है। जिन्ना भी खुश हो गए कि उनको एक अलग देश मिल गया। और प्रिंसली स्टेट्स जो 1/3 भारत था, अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में इस बात को लेकर एक रेस शुरू हो गई कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ जोड़ लेगा। जिसने ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ जोड़ा, वो एक बड़ा देश बन जाएगा। और यहाँ पे भारत ने बाजी मार ली। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस किया, एग्री किया भारत के साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स, ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स भारत में बहुत छोटी थी साइज़ में, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जैसा उनका कुछ बन नहीं सकता था। उन्हें ज्वाइन कुछ ना कुछ तो करना था। और ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स जियोग्राफिकली ग्रुप ए स्टेट्स के आसपास थी, जैसे राजस्थान, जैसे वेस्टर्न मध्य प्रदेश, जैसे नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, गुजरात के इलाके, महाराष्ट्र के इलाके, मैसूर के इलाके, कूच बिहार के इलाके, ये सब ऐसे इलाके थे विच वर वेरी क्लोज टू इंडिया। तो स्वाभाविक रूप से वो भारत को ज्वाइन करते, ये रैशनल था। दूसरा, मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हैड हिंदू मेजॉरिटी, और वो देख चुके थे कि मुस्लिम मेजॉरिटी के पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ और दूसरे नॉन मुस्लिम्स के साथ में क्या हुआ। तो अपनी प्रजा की भलाई के लिए और प्रैक्टिकलिटी के चलते वैसे ही ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स भारत के साथ जुड़ गए। कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो पाकिस्तान उनको लगातार लालच दे रहा था कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, जैसे जोधपुर का राज्य, जैसे बीकानेर का राज्य। लेकिन इन राज्यों के राजाओं ने भी सही फैसला लिया और अपनी प्रजा की अंतिम भलाई को ध्यान में रखते हुए अपने आप को भारत के साथ जोड़ा। और देखते देखते भारत डिवाइड तो हुआ, लेकिन पाकिस्तान से कहीं बड़ा नेशन बना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ज़्यादातर इस सबकॉन्टिनेंट की रिसोर्सेज भी भारत के पास में आई। पाकिस्तान के पास में क्या आया? एक पाकिस्तान जिसको हम आज पाकिस्तान के तौर पे देखते हैं, जो उस समय वेस्ट पाकिस्तान था। पंजाब को छोड़ दिया जाए तो सूखा इलाका है। सिंध में नदी बहती है, इंडस रिवर, उसके आसपास थोड़ी बहुत खेती हो सकती है। बलूचिस्तान सूखा पहाड़ी इलाका, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सूखे पहाड़ी इलाके। इधर बंगाल ज़रूर फर्टाइल इलाका था, लेकिन बंगाल बहुत दूर सिचुएटेड था, जिसको उस समय ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, जो अभी बांग्लादेश है। तो ये, और वेस्ट पाकिस्तान कितना दूर था, बीच में एक बहुत बड़ा भारत था, तो इनकी कोई कनेक्टिविटी भी नहीं थी। इनको ऑल द वे श्रीलंका की तरफ से होते हुए सेल करके जाना पड़ता था एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली भारत तो रास्ता दे नहीं रहा था इन दोनों को। तो पाकिस्तान बना, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल सही कहा था कि एक छोटे से रोटी के टुकड़े की तरह हमको पाकिस्तान मिल गया। प्रिंसली स्टेट्स इनको ज्वाइन नहीं करते। इन्हीं की हरकतों को देखते हुए, जो हाल इन्होंने अपनी माइनॉरिटी का किया था, तो कोई राजा क्यों चाहेगा कि उसकी प्रजा ये सब भुगते, दंगे फसाद में मारी जाए। इसलिए सारे राजा भारत के साथ जुड़ गए। कश्मीर का एक मुद्दा रह गया, कश्मीर के राजा इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि वो हो सकते थे। एक बड़ा राज्य था, भारत के बीच में भी नहीं था, उसकी अपनी एक इकोनॉमी थी, अपना एक कल्चर था, अपनी एक लैंग्वेज थी। लेकिन पाकिस्तान ने उसके ऊपर इन्वेजन, जब कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने बोला कि हम पाकिस्तान ज्वाइन नहीं करेंगे, इंडिया भी ज्वाइन नहीं करेंगे। इंडिया तो शरीफ था, इंडिया ने बोला ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन पाकिस्तान शरीफ नहीं था शुरू से ही, तो उसने हमला कर दिया कश्मीर को हथियाने के लिए। अब पाकिस्तान की फोर्सेस का मुकाबला जम्मू कश्मीर की स्टेट फोर्सेस बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकती थी,
तो उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन भारत ये जानता था कि अगर आज मदद कर भी देंगे तो कल फिर पाकिस्तान हमला करेगा और बार बार इस तरह से मदद नहीं की जा सकती। इसीलिए भारत ने उनसे कहा कि आपकी भलाई इसी में, आपके लोगों की भलाई इसी में कि आप भारत के साथ जुड़ जाओ। और फिर हरि सिंह डोगरा जो जम्मू कश्मीर के महाराज थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत के साथ साइन किया और लीगली भारत का हिस्सा बन गए। हालांकि जो हमला पाकिस्तान ने किया था तो शुरुआती हमले में उसने काफ़ी इलाका छीन लिया था और 1 साल चली लंबी लड़ाई के बाद भारतीय सैनिकों ने बहुत सारा इलाका तो रीगेन कर लिया था, लेकिन कुछ इलाका पाकिस्तानियों के पकड़ में ही रहा, जिसको आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान एजेंसी के नाम से जानते हैं, जो लीगली भारत का है लेकिन अनलॉफुली पाकिस्तान ने उस समय से उसको ऑक्यूपाई करके रखा है जब भारतीय सैनिक टुकड़ियां वहाँ पे थी ही नहीं। और भारतीय सैनिक टुकड़ियां नहीं थी तब तो पाकिस्तान श्रीनगर तक पहुंच गया था, लेकिन भारतीय सैनिक टुकड़ियों ने फिर उनको श्रीनगर से पीछे धकेलते धकेलते वहां तक धकेला जहां तक आज आपको कश्मीर दिखाई देता है। और इसी के साथ में भारत की आज़ादी होती है। जो भारत आज हम देखते हैं नक्शे में, वो भारत आकार लेता है। और इसी के साथ ये आज का लेक्चर भी पूरा होता है और हिस्ट्री का सिलेबस भी पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जामिनेशन। आई एम वेरी श्योर दैट यू विल सक्सीड इन फ्लाइंग कलर्स। जय हिंद वंस अगेन।